So welcome again in another video of electricity class 10। तो इस वीडियो में हम ओम्स लॉ के बारे में और रेजिस्टेंस के बारे में बात करने वाले हैं। ओम्स लॉ क्या है और इसका रेजिस्टेंस से क्या रिलेशन है, और इसमें इस लॉ में एक्चुअली किसे और किस किस क्वांटिटीज़ को एक साथ एक रिलेशन में है, ये सब बताया गया है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे इस ओम्स लॉ में। ओके, तो ओम नाम के एक साइंटिस्ट है जिनके रिस्पेक्ट में इसको ओम्स लॉ कहा गया। और रेजिस्टेंस जो है वो एक्चुअली उसका जो ऐसा यूनिट है उसको ओम रखा गया, तो ऑनर दैट साइंटिस्ट। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ओम्स लॉ कहता है ये कंडक्टर के लिए, ठीक है, सेमीकंडक्टर इंसुलेटर के लिए नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर के केस में ही है, होता है, बाकियों के केस में नहीं पता, ठीक है। तो कंडक्टर के केस में होता है, ये याद रखना। इट इज़ स्पेशली फॉर कंडक्टर, नथिंग फॉर नो अदर सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। तो ओम्स लॉ कहता है, मतलब ओम्स लॉ में एक्चुअली क्या बताया गया है, ओम्स लॉ में बताया गया है कि करंट के साथ वोल्टेज का क्या रिलेशनशिप है, मतलब क्या इनके पास क्या मेल है, इनके पास इनके बीच में क्या बॉन्डिंग है, ऐसा कुछ शो किया गया है। ओके, तो देखो वोल्टेज क्या है, वोल्टेज के वजह से ही करंट फ्लो करता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने वर्किंग ऑफ ए बैटरी में देखा था कि पोटेंशियल के डिफरेंस के वजह से, मतलब क्या, वोल्टेज के वजह से ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देता है कि भाई तुम जा भाग तू। तो इलेक्ट्रॉन्स भी क्या करता है, भागना पड़ता है उनको। और क्योंकि रिपल्शन हो रहा है एक दूसरे के साथ, तो वे भागते 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 पूरा सर्किट घूमते हैं और दूसरी तरफ से उनको खींचा जाता है, अट्रैक्शन होता है, क्योंकि पॉजिटिव है ये टर्मिनल और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव है, ठीक है। तो मेन काम कौन कर रहा है यहाँ पर? मेन काम यहाँ पर कर रहा है वोल्टेज। अगर वोल्टेज ज़ीरो हुआ तो ये करंट भी ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। मैं इलेक्ट्रिकल करंट की बात कर रहा हूँ, मैं कन्वेंशनल करंट की बात नहीं कर रहा। कन्वेंशनल करंट डजंट एग्जिस्ट, ये बस एक कन्वेंशन है, मान्यताएं हैं ये। असली करंट कौन है? असली करंट अपना फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल करंट या फिर इलेक्ट्रॉनिक करंट, जो भी बोलते हैं इसको। आई डोंट थिंक सो इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं, आई गेस इलेक्ट्रिकल करंट ही बोलते हैं इसको। तो जो अपना वोल्टेज है, मतलब बैटरी जो काम कर रहा है, बैटरी के वजह से ही करंट फ्लो कर रहा है, वे फिर कह सकते हो कि वोल्टेज के वजह से ही करंट फ्लो कर पा रहा है। ओके, और ओम्स लॉ, मतलब ओम नाम के साइंटिस्ट ने यही बताया है कि करंट और वोल्टेज में क्या बॉन्डिंग है, क्या रिलेशनशिप है। मतलब उन्होंने बताया कि अगर वोल्टेज बढ़ जाता है तो करंट भी बढ़ जाता है, अगर वोल्टेज आधा हो जाता है तो करंट भी आधा आधा हो जाता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा, आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि गर्मियों के सीज़न में वोल्टेज कम हो जाता है ना। वोल्टेज कम होने से पंखा, एसी, टीवी को बंद रखने की, मतलब एडवाइस देते हैं सब कि एसी मत चलाओ, टीवी मत चलाओ, वोल्टेज कम है, ख़राब हो जाएगा, है ना। क्यों ऐसा बोलते हैं? बिकॉज जब वोल्टेज कम हो जाता है तो करंट जो फ्लो कर रहा है उस सर्किट से वो भी कम हो जाता है। आप देखो, अब एक अप्लायंस को बनाया गया है कि भाई तू 220 वोल्ट, ठीक है, इतना वोल्टेज पे चलता है तू। अगर वोल्टेज ही कम हो जाता है तो उसके अंदर से जो करंट फ्लो होगा वो भी कम हो जाएगा, ये ओम्स लॉ कहता है। तो इससे क्या होगा, जो अप्लायंस बना ही था इतना करंट खाने के लिए, वो कम करंट खाएगा, तो उसको ज़्यादा नीड चाहिए कि भाई मैंने तो बोला था मैं इतना खाऊंगा, तुम मुझे कम क्यों दे रहे हो, तो मैं जल्दी से ख़राब हो जाऊंगा, ऐसा है इनका, ठीक है। जस्ट लाइक दैट वोल्टेज इज़ लाइक ए मदर एंड करंट इज़ द, यू कैन से, चाइल्ड। ओके, मदर के वजह से चाइल्ड आया, जस्ट लाइक दैट वोल्टेज के वजह से ही करंट फ्लो कर पा रहा है या फिर करता है। अब वोल्टेज क्या करता है? वोल्टेज एक्चुअली नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल थोड़ा सा डिफरेंट होने के कारण ये टंकी जैसा है कि यहाँ पर ऊर्जा टंकी है, यहाँ पर नीचे टंकी है, तो फ्लो बन जाता है ऑटोमेटिक, हमें कुछ करना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक फ्लो बन जाता है। अगर मैं पूछूँ कि भाई साहब, अगर मैं दो टंकियों को सेम लेवल पर रखता हूँ और दोनों के अंदर सेम लेवल का, मतलब पानी में रख देता हूँ, तो पानी क्या होगा, पानी ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा। और ऐसा मैं क्या करूँ जिससे कि पानी ऑटोमेटिक यहाँ से यहाँ चले जाए या फिर यहाँ से यहाँ आ जाए? तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं यूज़ करूँगा पोटेंशियल एनर्जी का। मतलब क्या, मैं पोटेंशियल चीज़ का यूज़ करूँगा, है ना। तो मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर दूँगा, तो मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा, मुझे कोई मशीन की ज़रूरत नहीं, मुझे कुछ पंप की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक पानी
बहकर नीचे आ जाएगा। जस्ट लाइक दैट बैटरी में भी ऐसा हो रहा है। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में हायर क्या है पोटेंशियल है और लोअर पोटेंशियल है नेगेटिव में, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर एक फ्लो बन जाता है। और ये फ्लो बन के क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बनता है एक्चुअली। तो फ्लो बन के क्या होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से पूरा सर्किट घूम के मज़े से बल्ब जलाकर एकदम यहाँ से अट्रैक्ट होते हैं, यहाँ पर रिपल्शन होता है एज आई सेड, और ऐसे क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने लगता है। तो मेन कॉज क्या है, कॉज ये है, और इफेक्ट इज़ द फ्लो ऑफ करंट। और कॉज और इफेक्ट के बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। कॉज मतलब जिस काम क्योंकि से कारण, और इफेक्ट मतलब कार्य मतलब जो भी काम होता है। तो बिना किसी कारण के कोई भी काम नहीं होता। आप स्कूल क्यों जाते हो, पढ़ने के लिए, तो स्कूल जाना एक काम है, और आप जा क्यों रहे हो, कारण क्या है, पढ़ने के लिए। तो विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी पर्पस, नथिंग हैपन्स। ठीक है, ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं अपने आसपास, ये सारे के सारे कुछ कॉज के वजह से हो रहा है, जिनका इफ़ेक्ट हमें देखने को मिल रहा है। जैसे कि बहुत लोग बोलते हैं कि बिग बैंग थ्योरी जो होता है वो एक कॉज था, जिसकी वजह से अभी भी हमें उसी का जो रोशनी है हमें मिलता है। ऐसा मुझे यूट्यूब में देखा था मैंने कुछ ऐसा। तो कॉज और इफेक्ट के बीच में बहुत सारे क्या है रिलेशन, मतलब एक अच्छा खासा रिलेशन है। जैसे कि अगर तुम्हारे हाथों से ग्लास का बॉटल क्या बोल रहा हूँ, सॉरी, ग्लास गिर जाता है, ग्लास का कुछ भी, सपोज ग्लास का तुम्हारा प्लेट गिर सकता है, क्योंकि भाई हो ही सकता है ग्लास का बना हुआ प्लेट हो सकता है, ट्रे हो सकता है ग्लास का बना हुआ, ठीक है, चम्मच हो सकता है, क्योंकि भाई अभी हो ही सकता है, क्योंकि बना सकते हैं लोग, अभी पता नहीं क्या क्या बना सकते हैं लोग। तो मैं एक ग्लास से समझता हूँ, ठीक है, ग्लास। तो जब तुम्हारे हाथों से ग्लास गिर जाता है तो वो टूट जाता है। तो कॉज क्या है यहाँ पर, कॉज है तुम्हारे हाथों से गिरा, और इफेक्ट क्या है कि ये टूट गया है, ठीक है ना। तो ऐसा होगा कॉज और इफेक्ट, जस्ट लाइक दैट वोल्टेज और करंट में, ठीक है। तो ओम जो देखो क्या बोला इसने, ओम नाम के साइंटिस्ट ने बोला कि जो करंट फ्लो कर रहा है उस कंडक्टर में, देखो यहाँ पर कंडक्टर वर्ड को उन्होंने स्पेसिफिकली यूज़ किया है। उन्होंने ये नहीं बोला कि सेमीकंडक्टर भी हो सकता है, इंसुलेटर भी हो सकते हैं, नहीं, उन्होंने सिर्फ कंडक्टर वर्ड यूज़ किया है। तो हम सिर्फ इसको से कंडक्टर के ही रेस्पेक्ट पे पढ़ेंगे, बाकी ओके भाड़ में जाए, हमें नहीं पता, ठीक है। So current flowing through a conductor is directly proportional to potential difference applied across the ends of the conductor। मतलब सपोज ये कंडक्टर है, तो कंडक्टर के इस एंड पर और इस एंड पर जितना वोल्टेज दिया गया है, जितना वोल्टेज का मतलब क्या, बैटरी लगाया गया है जितना पावर का, तो जितना वोल्टेज होगा उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर वोल्टेज ज़्यादा हुआ तो उस सर्किट से ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, बिकॉज क्या होगा, धक्का ज़्यादा रहेगा, तो क्या होगा, धक्का ज़्यादा रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स को जा भाई जा, भाग तू भाग, पूरा सर्किट में भाग। तो ज़्यादा धक्का देगा तो क्या होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो मतलब क्या, ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, सिंपल सी बात है। और अगर सपोज वोल्टेज कम है मतलब क्या, वोल्टेज कम मतलब उस सर्किट से करंट भी ज़्यादा फ्लो नहीं करेगा, कम फ्लो करेगा, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन यहाँ पर एक बात है भाई, इतना तो ईजी आ गया भाई, ये तो समझ में आ गया भाई, करंट बढ़ा तो वोल्टेज बढ़ा तो करंट बढ़ा, वोल्टेज कम हुआ तो करंट भी कम हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये तो समझ में आता है, एकदम क्लियर है। लेकिन यहाँ पर बोला कि प्रोवाइडेड द टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशंस ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स द सेम। अब ये कंडीशन है, एक टर्म्स एंड कंडीशन है क्या, कि टेम्परेचर और बाकी जो फिजिकल कंडीशंस है उस कंडक्टर के, जैसे कि वायर हो जाता है, मेटल का वायर सपोज एग्जांपल के तौर पर लेता हूँ, तो उसका फिजिकल कंडीशन, और तो होता क्या है कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता या फिर सेम नहीं रहता तो ओम्स लॉ काम नहीं करता ठीक से। तो ओम्स लॉ को काम करने के लिए एकदम एग्जैक्ट कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए पूरे सर्किट में, पूरे मटेरियल का मतलब कंडक्टर का। और टेम्परेचर अगर इधर उधर हुआ तो ओम्स लॉ भी इधर उधर हो जाएगा, मतलब सही रीडिंग नहीं मिलेगा, जो एमीटर होता है अपना उसमें सही रीडिंग नहीं मिलेगा। एमीटर मतलब ऐसा डिवाइस जो करंट को मेजर करता है, सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है उसको मेजर करता है। अगर तुम एक सर्किट में करंट को मतलब स्विच ऑन कर दिया और बहुत टाइम तक क्या होगा रहा, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक करंट या फिर कह सकते हो इलेक्ट्रिसिटी या फिर करंट, ठीक है, कुछ भी कहो, एक ही मतलब है दोनों का ही, मतलब थोड़ा सा अंतर है, कोई बात नहीं।
तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक करंट या फिर इलेक्ट्रिसिटी 3 तरीके के इफेक्ट दिखाता है। एक है हीटिंग इफेक्ट, एक है मैग्नेटिक इफेक्ट, दूसरा है केमिकल इफेक्ट। जो हम केमिकल इफेक्ट आई गेस इस क्लास 10 में हमें नहीं पढ़ना है, वो हमें पढ़ना है हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट। तो जब भी एक कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने लगता है तो वो कंडक्टर गर्म होने लगता है। अब गर्म होता क्यों है भाई? बिकॉज देखो, जो कंडक्टर के अंदर से क्या फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो बहुत ही इरेगुलर होता है, बहुत ही ख़राब फ्लो होता है उनका, मतलब कि वो घिस घिस के चलते हैं। ऐसा नहीं कि भाई हवा में उफ आराम से तैर के चले गए, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता इलेक्ट्रॉन्स का। वो यहाँ पर घिस के जाते हैं भाई, घिसक के चलते हैं। तो देखो, घिसक के जा रहे हैं मतलब क्या, स्लाइडिंग हो रहा है, स्लाइडिंग कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है, कुछ हो रहा है ना। तो फ्रिक्शनल रिलेटेड कुछ हो रहा है, फ्रिक्शनल। अब मुझे पता है कि जब भी फ्रिक्शन होता है तो हीट एनर्जी तो होता ही है। तुम एक अपने 2 हाथों को रब करो, फ्रिक्शन जनरेट होगा उनके बीच में, हाथों के बीच में, और हाथ गर्म हो जाएगा। तो जहाँ पर फ्रिक्शन है वहाँ पर हीट जनरेट होता ही होता है, थोड़ा बहुत होता ही होता है। तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन्स घिसक घिसक के चल रहे हैं, और वो भी तेज़ चल रहे हैं भाई। वोल्टेज ज़्यादा हो तो तेज़ चलेगा और घिसक घिसक के चलेगा मैं स्लाइड करके चलेगा, ठीक है, खिसक खिसक के चले, जो भी बोलो। तो क्या होगा, फ्रिक्शन जनरेट होगा और कंडक्टर गर्म होने लगेगा। तो टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा कंडक्टर का, इसे हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट। और मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है कि ये एक मैग्नेट, जो कंडक्टर होता है वो एक मैग्नेट की तरह एक्ट करने लगता है। अगर कॉम्पास को रखोगे ना तो वो नॉर्थ डायरेक्शन दिखाता है, ठीक है। ऐसे ही कुछ पढ़ने को मिलेगा आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, ये चैप्टर है क्लास 10 में, ठीक है। तो इतना बहुत, मैं ज़्यादा कुछ बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मेन चीज़ क्या है आपको याद रखना कि टेम्परेचर और जो भी कंडक्टर की फिजिकल कंडीशन है बाकी के, वो सारे के सारे सेम रहने चाहिए, ठीक है। टेम्परेचर और अदर फिजिकल कंडीशन सेम रहा तब जाके ओम्स लॉ ठीक से काम करेगा, नहीं तो ओम्स लॉ बेकार है बेटे, ठीक है। तो ये समझो भाई, ओम्स लॉ बहुत इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको मैथमेटिकली कैसे लिखें, मैथमेटिकली तो प्रूफ करना चाहिए। देखो, तो मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं, ये तो स्टेटमेंट के मतलब स्टेटमेंट की वाइज ऐसा है। तो मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं, क्या बोला, करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर डायरेक्टली, अच्छा, तो हम लिख सकते हैं कि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, लिख सकते हैं। तुम करंट, अच्छा देखो यहाँ पर एक कॉन्ट्रडिक्शन होता है, बहुत लोग इसको 2 तरीके से लिखते हैं, कैसे कैसे दिखाता हूँ। बहुत लोग इसको लिखते हैं कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, मतलब वोल्टेज, और कभी कभी लिखते हैं कि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो देखो, दोनों ही तरीके से लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। देखो, मतलब जब लिखोगे इसको, जब इज इक्वल टू लिखोगे तब इसका मतलब क्या, वोल्टेज बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा, ये भी घटेगा, है ना। अब देखो, हमने क्लास 9 में प्रोपोर्शनलिटी साइन से इक्वल्स टू साइन चेंज करने में हमें पता था कैसे करना था, है ना। तो आपको एक बात भी पता होना चाहिए कि जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को इक्वल्स टू साइन में कन्वर्ट करते हैं तो हमें एक कांस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये हमेशा नहीं होता है। इसी चैप्टर में तुमको मिलेगा हीटिंग इफेक्ट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, उसमें भी प्रोपोर्शनलिटी को जब इक्वल्स टू में लिखा गया चेंज करके, तब उसमें कोई भी कांस्टेंट यूज़ नहीं किया गया था, ठीक है। H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, आई गेस वो वाला फार्मूला है। तो हीट एनर्जी इक्वल्स टू आई स्क्वायर, अच्छा ये बाद में होगा, बहुत बाद में होगा इस चैप्टर के, जब हम हीटिंग इफेक्ट पढ़ेंगे इस चैप्टर में। अच्छा रुको, तो अभी तक याद रखो कि प्रोपोर्शनलिटी साइन को इक्वल्स टू साइन में जब कन्वर्ट करेंगे तो एक कांस्टेंट की ज़रूरत है, लेकिन ये हमेशा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कुछ कुछ केसेस में ज़रूरत है, इस केसेस में भी हम ज़रूरत है, ये इस केस में भी एक कांस्टेंट ज़रूरत है जब हम इक्वल्स टू लिखेंगे। तो वो कांस्टेंट कौन है, वो कांस्टेंट है अपना, अच्छा आई लिख लो, आई जैसे का जैसे लिख लो करंट, ठीक है। अब जो कांस्टेंट हम यूज़ करने जा रहे हैं उसको हम कहते हैं आर। अब आर क्या है, आर है रेजिस्टेंस क्या है इसके बारे में हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, इसके थोड़ा बाद। अभी हम इसको थोड़ा सा और से सजा लेते हैं, ठीक है। तो ये अपना ओम्स लॉ है, V इक्वल्स टू आई आर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारी सुविधा के लिए, वेयर V इक्वल्स टू वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस, कुछ भी कह सकते हो, तुम्हारी मर्जी, और I है यहाँ पर करंट, और R है यहाँ पर रेजिस्टेंस। आज मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ बिकॉज ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है ना, तो जल्दी जल्दी ख़त्म करना ही इज़ आवर टारगेट, और ये भी टारगेट रहेगा कि आप सबको सब कुछ समझ में आए, है ना।
तो मैं अपना बोलने का स्पीड थोड़ा सा मॉडरेट रखता हूँ, ज़्यादा फास्ट नहीं, ज़्यादा स्लो नहीं, ठीक है, इतना स्पीड में रखता हूँ, ठीक है। देखो बहुत लोग ऐसे लिखते हैं कि V इक्वल्स टू आई आर, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, ये भी अपना ओम्स लॉ है। और बहुत लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, देखो तो यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी है ना, तो I इक्वल्स टू 1/r इंटू वी। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट यूज़ होगा, इज इक्वल्स टू देने के बाद कांस्टेंट यूज़ होगा, आपको पता है प्रोपोर्शनलिटी के बाद जब इज इक्वल टू साइन देता है तो कांस्टेंट यूज़ होगा, लेकिन यहाँ पर जो कांस्टेंट यूज़ होगा वो होगा 1/r, मतलब 1 रेजिस्टेंस, ठीक है। तो बहुत लोग यहाँ पर गलती कर देते हैं, ठीक है, मैंने देखा है बहुत लोगों को, वो लोग यहाँ पर भी r लिख देते हैं, तो I इक्वल्स टू वी आर, जो कि ओम्स लॉ नहीं है। तुमको क्या लिखना है, तुमको यहाँ जो कांस्टेंट यूज़ होगा उसका वैल्यू 1/r होगा, इसीलिए ये कन्फ्यूजन होता है सबका, इसीलिए इसको ना लिख कर लोग इसको लिखना प्रीफर करते हैं। ओके, तो मैं दोनों के लिख देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट यूज़ होता है वो होता है 1/r, मतलब वैल्यू जो है। और फिर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये r इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो आई आर इक्वल्स टू वी, तो पलट दो इसको, तो v इक्वल्स टू आई आर, ठीक है ना, साइड चेंज कर दिया हमने इसको, तो v इक्वल्स टू आई आर, ओम्स लॉ हो गया अपना, है ना। इसको कहते हैं मैथमेटिकल प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ, मतलब मैथमेटिकली इसको हम थोड़ा सा डिराइव किया जाए जिससे कि हमें एक तो फार्मूला मिले, ठीक है। फिजिक्स में ऐसा ही होता है भाई, फार्मूला चाहिए होता है सबको, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन डजंट मैटर, हमें फार्मूला चाहिए बस, है ना। तो इसके लिए ऐसा करा जाता है। अब देखो यहाँ पर एक और बात आपको लिखना पड़ेगा कि वेयर R is the proportionality कांस्टेंट, R को यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मतलब जो प्रोपोर्शनल के, मतलब क्या कह सकते हो इसको, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को चेंज करके जब हम इक्वल्स टू साइन लिखते हैं तब ये कांस्टेंट को यूज़ करना पड़ता है, इसलिए इसको कहा जाता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इसका नाम क्या है, रेजिस्टेंस। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कॉल्ड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अब रेजिस्टेंस किसका है, ऑब्वियसली कंडक्टर का होगा, ठीक है, वोल्टेज का नहीं, सॉरी बैटरी का नहीं, ठीक है, बैटरी का नहीं, याद रखना कंडक्टर का रेजिस्टेंस होगा। कंडक्टर जैसे कि मेटल वायर, गोल्ड का वायर, कोई मेटल पीस, ठीक है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो कोई सा भी कंडक्टर हो सकते हैं, वायर ही होगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है, कोई मैं मतलब फोर्स नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कंडक्टर हो सकता है, ठीक है। तो ओम्स लॉ यहाँ पर अपना ख़त्म हो जाता है, मतलब प्रूफ सब कुछ। इसके बाद आता है कि भाई एक वोल्टेज और करंट का ग्राफ होता है, इसको करना पड़ता है, जिससे कि ओम्स लॉ को यू कैन से कि कह सकते हो कि ओम्स लॉ को एक तरीके का प्रूफ वेरिफिकेशन टाइप, ठीक है। तो मैं इसको करके देखता हूँ, देखो करके दिखाता हूँ कैसा होता है इस ग्राफ का। तो देखो होता क्या है, इफ़ वी प्लॉट ए ग्राफ ऑफ V मतलब वोल्टेज वर्सेस I मतलब करंट, और यू कैन से VI ग्राफ, VI, then we get a straight line। तो जब भी हम एक वोल्टेज और करंट के ग्राफ को प्लॉट करते हैं तब हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, ठीक है, मैं दिखाऊंगा ड्रॉ करके। और जो स्लोप होता है इसको हम कहते हैं स्लोप, द स्लोप ऑफ द लाइन gives the resistance of the conductor, और जो इस लाइन का ये जो स्ट्रेट लाइन दिख रहा है आपको, जो फॉर्म होगा प्लॉट करने के बाद, तो इसका जो स्लोप है, स्लोप मतलब क्या, tan थीटा, ठीक है, tan थीटा, जो हम क्लास 9 में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का जो ग्राफ होता था, फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, फिर v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी का ग्राफ,
एस इक्वल्स टू यू टी स्क्वायर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, नहीं रुको, ये एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, फिर अपना वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, इसका जो ग्राफ होते थे उस समय देखा था स्लोप क्या होता है, टेन थीटा। ठीक है, तो वो तो आपको पता ही है, फिर भी आपको मैं बता देता हूँ फिर से। दैट इज़, तो लिखो यहाँ पर दैट इज़ स्लोप। तो याद रखना स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ हमें देता है, वी आई ग्राफ जो कि होता है वी मतलब करंट, सॉरी वोल्टेज बाय आई मतलब करंट इक्वल्स टू आर। ठीक है, तो वोल्टेज और करंट का जो ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें रेजिस्टेंस देता है, ये हम दिखाएंगे देखो। और ऑल्सो यहाँ पर एक और लिख देता हूँ, करंट और जो वोल्टेज का ग्राफ है तो उल्टा है। ठीक है, करंट और वोल्टेज का ग्राफ जो है कंडक्टर का वो भी एक स्ट्रेट लाइन देता है, लेकिन इसका जो स्ट्रेट लाइन है, इसका जो स्लोप है वो हमें क्या देता है, वो हमें रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल देता है। ठीक है, तो लिख देता हूँ, इज़ ऑल्सो ए स्ट्रेट लाइन स्लोप ऑफ current voltage graph IV graph equals to current by voltage which is equals to 1 by R, 1 by R, that is reciprocal of resistance। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल। तो देखो अभी ग्राफ देखो, ठीक है, एकदम सिंपल सा ग्राफ है, बचपन से करता आने से ग्राफ, क्लास 8 से 9 से जो भी बोलो, सॉरी 9 से होगा, 8 से नहीं। तो ये है अपना वी आई ग्राफ। ओके, दिस इज़ आवर वी आई ग्राफ, मतलब वोल्टेज और करंट ग्राफ। तो वोल्टेज पहले है तो वोल्टेज को हम वाई एक्सिस में लिखेंगे। ठीक है, और करंट है ना, करंट को हम इस तरफ लिखेंगे एक्स एक्सिस पर। तो थोड़ा सा मैं इसको इधर लिखे जाता हूँ जिससे कि मैसी ना हो जाए, मैसी मतलब जो यू कैन से कि ज़्यादा ही लग ना जाइए ज़्यादा अपने, ये तो सब मिक्स हो जाएगा ना। अब देखो ये जो ग्राफ होता है एक स्ट्रेट लाइन होता है, ये जो ग्राफ होता है एक स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, अब इसका स्लोप निकालना तो बहुत इजी है, इसका स्लोप निकालना बहुत इजी है। स्लोप कैसे निकालते थे, स्लोप निकालने के लिए हम कहते थे कि भाई इसको टेन थीटा मान लेते थे, हम इसको थीटा मानते थे, है ना। फिर हम क्या करते थे, फिर हम एक ऐसा फालतू जैसा एक लाइन ड्रॉ करते थे ऐसा करके हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते थे डॉटेड लाइन में। अरे 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 क्या हो गया चाचा, थोड़ा सा एक्सटेंड करो, यहाँ से एक्सटेंड करता हूँ, इसको डॉटेड होता है ये। ओके, तो देखो टेन थीटा, ठीक है, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ इक्वल्स टू टेन थीटा, और टेन थीटा मतलब क्या, परपेंडिकुलर बाय बेस, ये 90 डिग्री है। ओके, ये 90, ये भी 90। ठीक है, अच्छा देखो, तो टेन थीटा मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस। अभी इसको मैं नाम दे देता हूँ, जिससे ओ दे देता हूँ, ये ए दे देता हूँ, ये बी दे देता हूँ नाम, और ये सी दे देता हूँ। ठीक है, जिससे आसानी हो जाए। तो टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इस एंगल के रेस्पेक्ट पर, ठीक है, याद रखना ट्रिग्नोमेट्री में एंगल के रेस्पेक्ट पर बहुत ध्यान से करना पड़ता है, टेन थीटा वैन थीटा जो भी है। तो इस एंगल के रेस्पेक्ट पे परपेंडिकुलर कौन है, इसके ऑपोजिट वाले साइड परपेंडिकुलर होगा। और बेस क्या होगा, बेस होगा इसका ये वाला साइड। ठीक है, बेस होगा इसका ये वाला साइड। तो परपेंडिकुलर तो ए बी है, और बेस क्या है, ओ बी। ठीक है, अब ए बी किसको डिनोट कर रहा है, ए बी तो अपना वोल्टेज को डिनोट कर रहा है। तो ए बी की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, वोल्टेज लिख सकता हूँ बाय, अच्छा ओ बी, अच्छा ए बी बोला था ना, हाँ। अभी ओ बी किसको डिनोट कर रहा है, ओ बी तो भाई अपने करंट को डिनोट कर रहा है, मतलब आई को, आई।
और उसका वैल्यू कितना होता है, रेजिस्टेंस होता है आर होता है। कैसे, और ये कहाँ से आया, ये तो ओम्स लॉ से आ गया। ओम्स लॉ से अगर हम इस आई को इस तरफ लेके जाते हैं तो क्या होता है, ये होता था वी बाई आर इक्वल्स टू वी बाई आई इक्वल्स टू आर। ठीक है, तो ऐसे अपना रेजिस्टेंस आता है। ये तो वी आई ग्राफ था। अभी आई वी ग्राफ देखते हैं, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, बस थोड़ा चेंजेस होंगे वहाँ पर। ठीक है, थोड़ू सा चेंज, ठीक है, थोड़ू सा चेंज। ये लो, इसको आई बना दो, इसको आई बना दो, इसको वी बना दो, इसको आई बना दो, इसको वी बना दो। ठीक है, अब हमने बस उनका जगह को थोड़ा इंटरचेंज किया है। तो अब इसका स्लोप क्या होगा, मतलब टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा, बताओ जल्दी से। वेरी वेरी इजी, देखो स्लोप ऑफ द ग्राफ आई वी होगा, सॉरी, ठीक है, आई वी ग्राफ क्या होगा, फिर से टेन थीटा। तो परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कौन है, फिर से ए बी परपेंडिकुलर है, और बेस कौन है, बेस है अपना ओ बी है, और ए बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट को। तो लिखो भाई करंट। ठीक है, इजी है यार, इतना कुछ टफ नहीं है। पर ओ बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वोल्टेज को। लिखो ना भाई, फिर आई बाई वी क्या होगा, 1/R होगा। कैसे कैसे समझ नहीं आता हमें, कैसे है, देखो ओम्स लॉ को, ओम्स लॉ को देखो तुम। अगर 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 इस V को मैं इधर लेके आता हूँ, तो देखो देखो भाई, तुम्हें ऐसे देखो, V इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, अच्छा इस सिंपल से दिखाता हूँ। अगर मैं I को इस तरफ लेके जाता हूँ तो क्या होगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो हो जाएगा V बाई आर, सॉरी V बाई आई इक्वल्स टू आर। अब हमें चाहिए कि हमें आई बाई वी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, चालाकी करेंगे हम बेटे। देखो हम इसको उल्टा कर देंगे, दोनों तरफ, हम दोनों तरफ रेसिप्रोकल करेंगे। दोनों रेसिप्रोकल करो, तो इस तरफ रेसिप्रोकल किया तो 1/V, और इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, दोनों साइड में करना पड़ेगा। ठीक है, बराबर, तो ये 1/R। तो 1/V का वैल्यू कितना आ गया, 1/R। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल चालाकी किया हमने बस। ठीक है, हमने क्या किया, V बाई आई है, हमें आई बाई वी चाहिए था, तो हमने क्या किया, दोनों तरफ को हमने रेसिप्रोकल कर दिया, दोनों साइड को हमने उल्टा कर दिया। तो इसको उल्टा किया, ठीक है, इसको भी उल्टा करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ इक्वल है बेटे, तुम इसको करोगे तो इसको भी करना पड़ेगा बराबर, नो डिस्क्रिमिनेशन। दैट्स वाई आई बाई वी का वैल्यू कितना आ गया, 1/R। ठीक है, 1/R आ गया। क्लियर है भाई, सिंपल सा ग्राफ है, आ जाता है क्वेश्चन में, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, तो आप कर दे सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ओम्स लॉ हो गया अपना। अब ओम्स लॉ ने तो भाई एक और नया चीज़ हमें सिखा दिया है, रेजिस्टेंस। तो उसके बारे में हम बात करेंगे, रेजिस्टेंस क्या है ना। तो देखो, रेजिस्टेंस का मतलब कि रेजिस्ट करना, किसी को रोकना, किसी को अपोज करना, किसी को क्या बोलते हैं उसको, किसी का स्पीड कम कर देना कह सकते हो। ठीक है ना, किसी को जाने से मना कर देना, फोर्स करना किसी को, जस्ट लाइक दैट। तो रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि एक ओपोजिशन है ये। ठीक है, एक ओपोजिशन है। अब ओपोजिशन किसका है, कंडक्टर का है। किसके ऊपर, करंट के ऊपर, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। अब ये रोकता क्यों है, इसका प्रॉपर्टी ही ऐसा है कि रोकने के लिए बना है, बिना रुके होता ही नहीं है। ठीक है, इसका मतलब जन्म से ही ऐसा है कि भाई मैं रोकने के लिए पैदा हुआ हूँ, मुझे तुम रोक भी नहीं सकते। तुम रेजिस्टेंस को कभी ज़ीरो कर नहीं सकते, ज़ीरो के बहुत क्लोज कर सकते हो, 0.00000 समथिंग कर सकते हो, लेकिन कभी भी ज़ीरो नहीं कर सकते रेजिस्टेंस को। रेजिस्टेंस होगा ही होगा, रेजिस्टेंस होगा ही होगा। जैसे फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शनलेस सरफेस के अलावा दुनिया में ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ पर फ्रिक्शन ज़ीरो है। लिख के ले सको, लिख के लो, मुझे गलत प्रूफ करके दिखाओ, दम है तो। दुनिया में ऐसा कोई सरफेस नहीं है एक्सेप्ट फ्रिक्शनलेस सरफेस जिसमें फ्रिक्शन ज़ीरो है। तुम इसको पॉलिश करो, हाईली पॉलिश, अल्ट्रा हाईली, जो करना है करो, लेकिन फ्रिक्शन ज़ीरो नहीं होगा। मैं बता दे सकता हूँ, लिख के दे सकता हूँ मैं तुमको। जस्ट लाइक दैट रेजिस्टेंस भी कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। तुम जितना भी कोशिश कर लो, रेजिस्टेंस ज़ीरो हो नहीं सकता। रेजिस्टेंस का वैल्यू ज़ीरो के बहुत क्लोज हो सकता है, लेकिन ज़ीरो नहीं हो सकता। जस्ट लाइक दैट ओपोजिशन, रुकावट हमारे रास्तों में, हमारे ज़िंदगी में रुकावट कभी ख़त्म नहीं होगी, कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। रुकावट थोड़ी ना थोड़ी होगी ही होगी। हमें लगेगा यार रुकावट है नहीं,
रुकावट है लेकिन उसका वैल्यू बहुत कम है, मतलब हमें यू कैन से नेग्लिजिबल है लेकिन ज़ीरो नहीं है। ओके, तो रेजिस्टेंस क्या है? रुकावट है। किसका रुकावट है? कौन करता है ये रुकावट? अपना कंडक्टर करता है, अपना तार करता है, मेटल का वायर फॉर एग्जांपल। किसके ऊपर करता है? किसके रास्तों में करता है ये रुकावट? करंट के रास्तों में करता है भाई। करंट को जाने से रोकता है, ये मत जा रही, तू मत जा, तू अपना धीमा कर अपना स्पीड, है ना। ये करता क्यों है? इसका प्रॉपर्टी ही ऐसा है, ये जन्म से पैदा हुआ है ऐसे करने के लिए। इसका कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है ये क्यों करता है, ऐसा क्यों होता है, इसका आज तक कोई साइंटिफिक असली प्रूफ नहीं मिला। लेकिन ये करता है बिकॉज इसका मर्जी है, इसका प्रॉपर्टी ही ऐसा है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। रेजिस्टेंस है ना, चलिए रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए रेजिस्टेंस के डेफिनेशन को समझते हैं। रेजिस्टेंस of a conductor. Resistance of a conductor is the property of the conductor. याद रखना, रेजिस्टेंस जो है एक प्रॉपर्टी है, एक फीचर है। ठीक है, जैसे मोबाइल में फीचर होता है ना कि भाई ये मोबाइल ऐसा कि फ़ोटो खींच सकता है, ये उड़ते उड़ते फ़ोटो खींच सकता है, ये स्टेबल फ़ोटो खींच सकता है, कि तुम जितना भी अपने मतलब मूव बैंड करो फिर भी तुम्हारा एकदम स्टेबल फ़ोटो क्लिक करके देगा। वैसे फीचर्स होते हैं जस्ट लाइक दैट। एक प्रॉपर्टी है, फीचर है, कैसे कुछ के कह सकते हो। ठीक है, अब एक कंडक्टर का एक फीचर है या फिर एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, क्या करने की प्रॉपर्टी है ये? टू अपोज, बाधा देना, किसी को रोकना, किसी के कार्य में टांग अड़ाना, है ना। जैसा कि बाधा देना भाई, ये ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये किसको बाधा दे रहा है भाई? इसको किसको रोक रहा है, किसको अपोज कर रहा है? ये करंट के फ्लो को, क्या बोल रहा हूँ मैं, करंट के फ्लो को, सॉरी, चार्ज के फ्लो को। ठीक है, करंट तो चार्ज का फ्लो ही होता है, तो चार्ज के फ्लो को या फिर कह सकते हो करंट को, इलेक्ट्रिक करंट को जो बह रहा है उसको, उसके बहने की जो पाथ है, जो अपना रास्ता है, उस रास्ते में ये दखल अंदाजी करता है। दखल अंदाजी क्यों करता है भाई? इसकी प्रॉपर्टी है ये। तो ख़तरनाक चीज़ है ये। ठीक है, मतलब अपने मर्ज़ी से करता है ये कि भाई नहीं मैं रोकूंगा, मेरा मर्ज़ी, मैं रोकूंगा। ठीक है, तो ये चार्ज के फ्लो को थोड़ा धीमा कर देता है, मतलब थोड़ा रोकता है। तो क्या होगा? चार्ज का जो फ्लो है उसका स्पीड कम हो जाएगा, है ना। तो रेजिस्टेंस उसी को चाहता है कि भाई इसका स्पीड कम हो जाए। ओके, तो टू अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट, तो कंडक्टर के अंदर से जो चार्ज फ्लो कर रहा है, मतलब करंट फ्लो कर रहा है कंडक्टर से, उस करंट के फ्लो को ये थोड़ा सा धीमा कर देता है, मतलब अपोज करता है, तो जिससे कि करंट थोड़ा सा धीमा हो जाता है, स्लो हो जाता है करंट का फ्लो। और रेजिस्टेंस का काम ऐसे होता है कि वो इसको स्लो करने का ही इसका मोटिव होता है, मोटो होता है इसका, कि भाई मैं इसको स्लो करूँगा ही करूँगा, तुम मुझे रोक ही नहीं सकते भाई, मैं किसी भी कंडक्टर में प्रेजेंट हूँ। रेजिस्टेंस, ओके, ऐसा है इसका चीज़। अच्छा, तो इसको मेजर कैसे किया जाता है? देखो, द रेजिस्टेंस of a conductor is measured by the ratio of potential difference, मतलब voltage, potential difference across its ends to the current flowing through it। तो रेजिस्टेंस को मेजर करने का टेक्निक क्या है? इसको कैसे मेजर किया जाता है? इसको ऐसे मेजर किया जाता है कि ये एक रेशियो, ठीक है, एक रेशियो की मदद से मेजर किया जाता है। अभी वो रेशियो क्या है?
वो रेशियो किन दोनों क्वांटिटीज़ के बीच में है? वो रेशियो एक्चुअली उस कंडक्टर के दोनों एंड पॉइंट्स पर जितना पोटेंशियल डिफरेंस है उसके साथ उस कंडक्टर से कितना करंट फ्लो कर रहा है उसका रेशियो को हम मेजर करके हमें रेजिस्टेंस का वैल्यू पता चलता है। मतलब अगर हम उस रेशियो करते हैं उसके वोल्टेज और करंट का, वोल्टेज के साथ करंट का रेशियो करते हैं, मतलब V/I करते हैं, तब जाके हमें रेजिस्टेंस मिलता है। मतलब हम इसके मदद से रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाल सकते हैं उस कंडक्टर का, ठीक है, जस्ट लाइक दैट। तो अभी दैट इज़ रेजिस्टेंस इक्वल्स टू वोल्टेज बाय करंट। तो ये है रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला, ठीक है, ये रेजिस्टेंस का एक फार्मूला है। लेकिन रेजिस्टेंस का एक और फार्मूला है, ठीक है, जो हम अभी देखने वाले हैं। तो ये एक फार्मूला है रेजिस्टेंस का V/R, मतलब एक्चुअली ये ओम्स लॉ का है, ठीक है, ओम्स लॉ का ही फार्मूला है, ये ओम्स लॉ का ही फार्मूला है। तो ओम्स लॉ ने हमें बताया था, ओम्स लॉ ने हमें बताया था कि कैसे करंट और वोल्टेज के बीच में एक रिलेशन है। ओके, उनके बीच में क्या रिलेशन। अच्छा, तो अभी रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस कितना है, सॉरी क्या है, इसे हम कहते हैं ओम। ओम, ठीक है, OHM, ओम। थोड़ा ऐसे लिखता हूँ तो अच्छा होगा, OHM, ओम। अब इसका सिंबल क्या है, इसको सिंबल है, सिंबल जो है वो लिखो, सिंबल होता है ओमेगा, जिसको ऐसे लिखा जाता है। अच्छा वेट, पहले मैं सिंबल दिखा देता हूँ, इसके बाद लिखूँगा इसका मतलब क्या है। ऐसा होता है ओमेगा, इसका नाम क्या है, इसका नाम है ओमेगा। तो ओम को जिस सिंबल से डिनोट किया जाता है उस सिंबल को हम कहते हैं ओमेगा, ठीक है, जिस सिंबल से इसको डिनोट किया जाता है उस सिंबल को हम कहते हैं ओमेगा, ठीक है। तो ये हो गया, सिंबल हो गया इसका। तो रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट है ओम, और इसको डिनोट मतलब सॉरी सिंबलिकली कैसे लिखा जाता है ओम को, ऐसे ओमेगा, ठीक है। अब ये जो ऐसा यूनिट है ओम, हम 1 ओम कब कहेंगे, तो देखो डेफिनेशन लिख लो 1 ओम का। 1 ओम, 1 ओहम, ठीक है, ओहम भी कह सकते हो, ओम भी कह सकते हो, ठीक है। 1 ओम, 1 ओम हम कब कहेंगे कि भाई इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम के बराबर है, ये हम कब कहेंगे, या फिर कह सकते हो कि कब कह सकते हैं ऐसा। तो यह हम तब कह सकते हैं कि जब उस कंडक्टर से 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है और उस कंडक्टर के दोनों एंड पॉइंट्स पर 1 वोल्ट का बैटरी, ठीक है, 1 वोल्ट का बैटरी लगाया हुआ है, ठीक है, ठीक है। मतलब कि 1 वोल्ट का बैटरी लगाना मतलब क्या, कि दोनों एंड पॉइंट्स पर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है भाई। तो अभी हम इसको लिखेंगे डेफिनेशन, चिंता मत करो। तो मैं बस आपको इससे पहले इसको थोड़ा सा समझाने वाला था, ठीक है, समझा दिया। अब लिखते हैं इसका डेफिनेशन। 1 ओम, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, ये डेफिनेशन आ सकते हैं कि 1 ओम क्या है, 1 वोल्ट क्या है, 1 एम्पियर क्या है ना। तो द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, किसी भी एक कंडक्टर का, ठीक है, यहाँ पर मैं कोई इंसुलेटर कोई सेमी कंडक्टर की बात नहीं कर रहा, मैं कंडक्टर की बात कर रहा हूँ। द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम इफ़, इसको किसी भी रेजिस्टेंस से किसी भी कंडक्टर के रेजिस्टेंस को हम 1 ओम तब कहेंगे या फिर कह पाएंगे जब इफ़ 1 एम्पियर ऑफ करंट, जब 1 एम्पियर का करंट 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा हो उससे, उसके अंदर से, मतलब कंडक्टर से,
फ्लो थ्रू इट। अब ये करंट फ्लो कब करेगा? वोल्टेज की वजह से करेगा, बिकॉज आपको पता है कि बिना वोल्टेज के करंट फ्लो नहीं करता, कि बिकॉज वोल्टेज ही धक्का देता है इलेक्ट्रॉन्स को कि तू भाई भाग। और जब इलेक्ट्रॉन्स भागते हैं तो उनका एक फ्लो फॉर्म होता है, बनता है, और जब वो फ्लो एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से पर यूनिट टाइम पास करता है तो हम कहते हैं कि करंट फ्लो कर रहा है ना। तो अभी ये करंट सिर्फ होने से नहीं होगा, अभी करंट के फ्लो होने के लिए तो वोल्टेज चाहिए, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो देखो थ्रू इट व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस, जब दो एंड पॉइंट्स पर, एंड पॉइंट्स पर across the end points is 1 वोल्ट। ठीक है, तो अब ये करंट जब, अच्छा मैं इसको फिर से समझाता हूँ। देखो, जब भी हम कह सकते हैं कि जब हम कहेंगे कि उस रेजिस्टेंस, मतलब उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम है, तो ये कब कहेंगे, है ना? तो अब ये हम तब कह सकते हैं कि उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो 1 ओम के बराबर है, जब उस कंडक्टर के एंड पॉइंट्स पर, मतलब कि ऐसे इस एंड पॉइंट्स पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट का है और उस कंडक्टर से 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। जब ऐसा कंडीशन हमें देखने को मिलेगा कि भाई हमने 1 वोल्ट का बैटरी लगाया है और करंट भी 1 एम्पियर का फ्लो कर रहा है, तब जाकर हम कहेंगे कि जो कंडक्टर है वो इस करंट के फ्लो पर 1 ओम का रेजिस्टेंस क्या करेगा, 1 ओम रेजिस्टेंस, मतलब 1 ओम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस के बराबर वो क्या करेगा, ओपोज करेगा किसको, करंट के फ्लो को। बस ठीक है। अच्छा जी, तो ये ओम का हो गया डेफिनेशन। इसके बाद अभी बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई रेजिस्टर क्या है और रेजिस्टेंस क्या है। तो देखो, रेजिस्टर और रेजिस्टेंस के बीच में थोड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा। देखो, रेजिस्टर एंड रेजिस्टेंस, तो दोनों को सुनकर लगभग थोड़ा मतलब पास वाला मीनिंग आपको मतलब दिमाग में आता है सबका, है ना। तो रेजिस्टर रेजिस्टेंस, देखो रेजिस्टर एक्चुअली एक डिवाइस का नाम है या फिर एक एलिमेंट का नाम है या फिर एक मटेरियल का नाम है, ठीक है, कंडक्टिंग मटेरियल, जिसको उस सर्किट में लगाया जाता है, जो क्या करता है, जो उस करंट के फ्लो जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है। मतलब कि थोड़ा कन्फ्यूजिंग लग सकता है आपको, तो मैं फिर से क्लियर आउट कर देता हूँ। रेजिस्टर इज़ जस्ट ए डिवाइस, रिमेंबर, रेजिस्टर इज़ जस्ट ए डिवाइस और एलिमेंट ऑफ द सर्किट। मतलब ये एक ऐसा यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट जैसा है, एक डिवाइस है। जैसे कि हम बोलते हैं ना, एम मीटर क्या है, डिवाइस है, क्या करता है, करंट मेजर करता है। वोल्ट मीटर क्या करता है, डिवाइस है, क्या करता है, वोल्टेज मेजर करता है। तो वैसे ही रेजिस्टर क्या है, एक डिवाइस है जो सर्किट में रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। जो सर्किट के अंदर जो कंडक्टर है उसके अंदर जो अपना करंट फ्लो कर रहा है उस पर रेजिस्टेंस ऑफर करता है। कौन करता है? रेजिस्टर। रेजिस्टर एक डिवाइस का नाम है। ए रेजिस्टर इज़ अ डिवाइस और सर्किट एलिमेंट इज़ ए डिवाइस और ए सर्किट एलिमेंट मेड अप ऑफ, अब ये एक कंडक्टिंग मटेरियल से बना होता है, मेड अप ऑफ ए कंडक्टिंग मटेरियल, और इसको एक्चुअली एलॉय से बनाया जाता है जनरली, मतलब ज़्यादातर केसेस में एलॉय बनाया जाता है और कुछ कुछ केसेस में और भी तरीके के मटेरियल्स यूज़ किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर केस में एलॉय ही होता है। एंड इज़ देयर फॉर ए फिज़िकल ऑब्जेक्ट, ये एक फिज़िकल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मतलब डिवाइस है, मतलब क्या, एक ऑब्जेक्ट है फिज़िकल वाला,
कोई इमोशनल नहीं, कोई मेंटल नहीं, ठीक है, फिजिकल ऑब्जेक्ट है। और रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस का जो डेफिनेशन है तो हम यहाँ से लिख सकते हो, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ current, or sorry, flow of charge through it. On the other hand, resistance of a conductor is the property. तो रेजिस्टर डिवाइस का नाम है और रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी का नाम है उस कंडक्टर का, ठीक है। तो रेजिस्टर क्या करता है? रेजिस्टेंस ऑफर करता है। याद रखो, रेजिस्टर डिवाइस है वो अपने अंदर एक वो बनता है किससे? कंडक्टिव मटेरियल से। तो जो कंडक्टर है, मतलब कंडक्टिव मटेरियल मतलब क्या? कंडक्टर है ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी का। तो उस कंडक्टर के अंदर से जो करंट तैर रहा है, फ्लो कर रहा है, जैसे भी कुछ कर रहा है ना, तो उसके रास्ते में ये बाधा देता है, मतलब रुकावट पैदा करता है। उस रुकावट को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। और जो रुकावट पैदा करता है, जो डिवाइस रुकावट पैदा करता है, उस डिवाइस को हम कहते हैं रेजिस्टर। ठीक है, क्लियर है भाई? एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर कर लो अभी से, नहीं तो बाद में जाकर प्रॉब्लम हो जाएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। बिकॉज दिस टर्म्स आर वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर, सो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है सबका कि भाई रेजिस्टर तो भाई क्या था, रेजिस्टेंस क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। तो याद रखना, रेजिस्टर डिवाइस है और ये रेजिस्टेंस ऑफर करता है करंट के रास्ते में, ठीक है। और क्या कर सकता हूँ? अब ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो एक कंडक्टर के रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं? अफेक्ट करना मतलब क्या कि इस फैक्टर के बढ़ने से कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, इस फैक्टर के घटने से भी रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ऐसे कुछ फैक्टर्स होते हैं एज यू नो, जैसे कि हमने देखा था रुको 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 क्या एग्जांपल दे सकता हूँ? हाँ, जैसे कि हमने लाइट चैप्टर में पढ़ा था, है ना। लाइट चैप्टर में क्या पढ़ा था? कुछ तो पढ़ा था, रुको रुको मुझे याद करने दो। क्या बोलूँ वो तो क्या हाँ, जैसे कि लेंस के बारे में हमने पढ़ा था। क्या लेंस था? कि अगर थिक लेंस हुआ तो पावर ज़्यादा होगा, और अगर फोकल लेंथ ज़्यादा हुआ लेकिन तब पावर कम हो जाएगा। तो किसी भी लेंस के पावर को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? थिकनेस या फिर थिननेस, और है अपना फोकल लेंथ। फोकल लेंथ के बढ़ने से लेंस का पावर घट जाता है, और फोकल लेंथ कमने से पावर ऑफ द लेंस इंक्रीजेस। तो ये फैक्टर्स है अफेक्टिंग द पावर ऑफ लेंस। और दूसरा थिकनेस, अगर मोटा लेंस हुआ तो पावर ज़्यादा, अगर पतला लेंस हुआ तो पावर कम, है ना। तो जस्ट लाइक दैट ऐसे फैक्टर्स हैं। तो अब हम उस फैक्टर्स को डिस्कस करने वाले हैं। आइए, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। एक कंडक्टर के रेजिस्टेंस को क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ये देखना है हमें, ओके। तो देखो, बहुत सिंपल सा है ऑफ ए कंडक्टर। पहला है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, मतलब लंबाई कितनी है कंडक्टर की। मतलब सब उस कंडक्टर में मैं मेटल वायर को एज्यूम करता हूँ, ठीक है, एग्जांपल के तौर पर लेता हूँ, तो आपको क्लियर आउट हो जाएगा। देखो, अगर तार लंबा होता है तो रेजिस्टेंस घट जाता है। याद रखना, अगर तार लंबा होता है, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, अगर तार लंबा होता है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है, ठीक है। मैं करंट के फ्लो की बात को बोल रहा था जिससे वो घट जाता है, ठीक है। मैं करंट की फ्लो को ना बोलकर रेजिस्टेंस बोल रहा, सॉरी। तो जब भी लेंथ बढ़ता है किसी भी कंडक्टर का, किसी भी मेटल वायर का सपोज, ठीक है, एग्जांपल के तौर पर ले सकते हो, तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है जब उसका लेंथ बढ़ता है। किसका लेंथ बढ़ता है? जब उस कंडक्टर का, जैसे कि मेटल वायर का जब लेंथ बढ़ता है तो उसका क्या हो जाता है? तब उसका हो जाता है अपना, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है ना? रीज़न क्या है? देखो, तो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स, आपको पता है, घिस के चलते हैं, वो खिसक के चलते हैं वो, ठीक है, मूव करते हैं। तो अब देखो, इसको इस छोटे वायर से ज़्यादा
इस इलेक्ट्रॉन्स को जाने में क्या होगा? अच्छा मुझे बताओ, सिंपल सी बात है ये, देखो मुझे बताओ, ये कंडक्टर, छोटा सा कंडक्टर, ये इस इलेक्ट्रॉन्स पर ज़्यादा रेजिस्टेंस दे पाएगा, ज़्यादा रुकावट मतलब रुकावट पैदा कर पाएगा इनके रास्तों में, या फिर ये वाला कंडक्टर ज़्यादा कर पाएगा? ज़रा सोचो, ज़रा सोचो, ज़रा थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाओ इसमें। तो मैं बोलता हूँ, देखो रास्ता बड़ा है और लुटेरे बहुत सारे हैं, ठीक है? तुम्हारे पास सपोज़ कुछ महंगा चीज़ है, ठीक है, जब कुछ प्रीशियस कुछ चीज़ है, तो तुम्हें जाने के लिए बहुत लंबा रास्ता है और लुटेरे बहुत सारे हैं, ठीक है? तो लुटेरे तुमको लूटेंगे, ठीक है, एकदम अच्छे से लूटेंगे, ठीक है? और वो उनके पास ज़्यादा टाइम होगा। क्यों टाइम होगा? बिकॉज तुम्हारा रास्ता बहुत बड़ा है, तुम्हारा यहाँ तक जाने के लिए बहुत दूरी तय करना पड़ेगा, तो उनके पास ज़्यादा टाइम है तुमको रोकने के लिए, तुम्हें अपोज करने के लिए। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा? रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, क्योंकि देखो रास्ता बहुत बड़ा है और तुमको रोकने के लिए टाइम भी उनको मिल रहा है रेजिस्टेंस को, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर रास्ता कम है, तुम्हें ज़्यादा दूरी तय नहीं करना पड़ेगा, तुम आसानी से जल्दी से निकल सकती हो जगह से, तो तुमको यहाँ पर रेजिस्टेंस वो लोग कम ऑफर कर पाएंगे, बिकॉज उनके पास टाइम कम है, क्योंकि दूरी बहुत कम है तुम्हारे लिए, तुम आसानी से यहाँ से निकल सकते हो। लेकिन यहाँ पर तुम्हारा बहुत लंबा दूरी है, तो तुमको निकलने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो देखो, अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है तुम्हें निकलने में, मतलब क्या? तुम्हें ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है कौन? रेजिस्टर, और रेजिस्टेंस ज़्यादा है, यू कैन से। ओके, तो लेंथ ज़्यादा होने से रेजिस्टेंस ज़्यादा ऑफर होता है, बिकॉज उनके पास ज़्यादा टाइम होता है तुमको रोकने का, ठीक है? तुम यहाँ से यहाँ तक जाओगे, कितना लंबा रास्ता है, तुम्हें बहुत रोकेंगे, तुम्हें मतलब इलेक्ट्रॉन्स को ये बहुत ज़्यादा रोक पाएंगे, बिकॉज उनके पास तो भाई जाने के लिए बहुत दूरी है, तो वो तुमको बहुत रोकेंगे, है ना? इलेक्ट्रॉन्स को बहुत रोकेंगे, जस्ट लाइक दैट। लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, तो यहाँ पर लिख के रख सकते हो, रेजिस्टेंस increases with the increase in the length of the conductor। कंडक्टर के लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस ज़्यादा बढ़ेगा, बिकॉज रुकावट ज़्यादा पैदा होने का मौका मिलेगा, ठीक है? रुकावट ज़्यादा पैदा करने का मौका मिलेगा। तो यहाँ से हम एक रिलेशन निकाल सकते हैं, देखो कैसे, कि रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ऐसा हम कैसे लिखा? बिकॉज देखो, रेजिस्टेंस बढ़ता है लेंथ के बढ़ने से, लेकिन घटता भी है लेंथ के घटने से, ठीक है? मतलब अगर तुम वायर छोटा लेते हो, तो इलेक्ट्रॉन्स को रुकावट पैदा करने के लिए, उसको उनके ऊपर रुकावट मतलब रेजिस्टेंस पैदा करने के लिए उतना टाइम नहीं मिलता। रेजिस्टेंस पैदा होता है, लेकिन उतना टाइम नहीं मिलता, ठीक है? उतना टाइम के लिए उन पर रेजिस्टेंस नहीं दिया जा सकता, लेकिन वो निकल जाते हैं, मतलब यहाँ इस जगह से निकल जाते हैं। लेकिन जब लेंथ बड़ा हो जाता है, तो रेजिस्टेंस के पास पावर ज़्यादा होता है कि भाई मैं इसको रोक सकता हूँ बहुत देर तक, मैं इसको बहुत देर तक रोक सकता हूँ इलेक्ट्रॉन्स को, बिकॉज उनको बहुत दूरी कवर करना है, तो उन दूरी कवर करते करते मैं इसको बहुत रोक सकता हूँ, ठीक है? तो रेजिस्टेंस बढ़ता है लेंथ के बढ़ने से, और घटता भी है, मतलब डिक्रीज़ भी होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर के डिक्रीज़ होने से। तो इसलिए हम यहाँ से एक रिलेशन निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। यहाँ से हम ये रिलेशन निकाल सकते हैं। सेकेंड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। तो ये क्या चीज़ है भाई? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। अब इसमें क्या होता है, देखो ज़रा सोचो, एकदम सिंपल सा एग्जांपल, ठीक है? सपोज़ यहाँ पर एक पार्टी हॉल है, ठीक है? तो दरवाज़ा सपोज़ इतना छोटा सा है, और अंदर बहुत सारे लोग हैं, सपोज़ अंदर यहाँ पर 100 पीपल हैं, ठीक है? इसके अंदर पार्टी वार्टी कर रहे हैं। तो ज़रा सोचो, अगर
सपोज हुआ कि गुंडे और लुटेरे उनको यहाँ पर कब्जा करने के लिए, मतलब उनको अटैक करने के लिए आए, तो सपोज वो लोग अटैक, मतलब अंदर, मतलब वो लोग पार्टी के अंदर ही थे लुटेरे लोग। तो ज़रा सोचो, अगर लुटेरे लोग आते हैं और वो लोग फायरिंग वायरिंग कर देते हैं, तो जो लोग होंगे वो छोटे से दरवाजे से, वो इतना छोटा सा दरवाज़ा है, इस छोटे से दरवाजे से बहुत कम लोग एक एट ए टाइम निकल पाएंगे। ओके, क्लियर है? बिकॉज देखो दरवाज़ा का ओपनिंग बहुत छोटा है, तो एक टाइम पर सिर्फ सपोज 2 या फिर 3 ही लोग निकल क्या कर पाएंगे, निकल पाएंगे इस दरवाजे से, ठीक है, एट अ टाइम, ठीक है, तो बहुत कम है। लेकिन अगर उसी जगह पर हम एक और घर लेते हैं जहाँ पर दरवाज़ा बहुत बड़ा है, देखो इतना बड़ा दरवाज़ा है, ठीक, डबल डोर ट्रिपल डोर दरवाज़ा है, लाइक दैट, ठीक है, लाइक दैट। तो यहाँ से अगर फिर से वही 100% है, यहाँ पर अगर फिर से हाईजैक वाईजैक कुछ होता है, मतलब लुटेरे लोग गोली वोली फायरिंग करते हैं, तो अब इससे इस दरवाजे से बहुत लोग एट ए टाइम निकल सकते हैं, बिकॉज दरवाज़ा बड़ा है। तो एट ए टाइम 10-15 लोग ऑटोमेटिकली क्या कर सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा क्या है, बड़ा दरवाज़ा है। जस्ट लाइक दैट, अगर एक कंडक्टर जैसे कि मेटल वायर, अगर इसका क्रॉस सेक्शन, मतलब ये वाला पार्ट अगर ज़्यादा बड़ा हुआ, ठीक है, तो सपोज इतना बड़ा वायर है, तो इसका मतलब क्या, इस क्रॉस सेक्शन से एट ए टाइम बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स पास कर पाएंगे। क्लियर है? तो जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स पास कर पा रहे हैं, तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स को रोक पाना मुश्किल होगा, ठीक है ना। रेजिस्टेंस ऑफर होना होगा, ऐसा नहीं कि रेजिस्टेंस ऑफर नहीं होगा, रेजिस्टेंस ऑफर होगा, लेकिन क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो करंट का जो फ्लो है ज़्यादा हो जाएगा। रेजिस्टेंस उतना काफ़ी नहीं होगा इसको रोकने के लिए, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर करंट ज़्यादा फ्लो कर रहा है, बिकॉज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकल रहे हैं इस क्रॉस सेक्शन से। लेकिन अगर मैं एक और तार लेता हूँ इतना छोटा सा, तो देखो इस क्रॉस सेक्शन से ओनली ए फ्यू, बहुत कम, 1-2 या फिर और भी कम इलेक्ट्रॉन्स क्या कर पाएंगे, यहाँ से पास कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन क्योंकि रेजिस्टेंस उनको रोक पाएगा अभी ज़्यादा, क्यों, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम फ्लो कर पा रहे हैं, मतलब बहुत कम पास हो पा रहे हैं यहाँ से, तो वो इनको रोक पाएगा ईजिली, ठीक है, मतलब ज़्यादा रोक पाएगा, सो सिंपल सी बात है। लेकिन इसमें ज़्यादा रोक नहीं पाएगा, बिकॉज यहाँ पर ज़्यादा वो फ्लो कर पा रहे हैं, बिकॉज उनके पास दरवाज़ा बहुत बड़ा है, दरवाज़ा बहुत बड़ा है, तो वो आसानी से निकल सकते हैं, तो गुंडे लुटेरे उसको ज़्यादा पकड़ नहीं पाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पकड़ पाएंगे, बिकॉज दरवाज़ा छोटा है, तो वो दरवाजे के सामने खड़े होकर उनको रोक पाएंगे। लेकिन यहाँ पर दरवाज़ा बड़ा है, तो वो धक्का मक्का देकर चले जाएंगे, है ना। तो सिंपल सी बात है यहाँ पर। तो यहाँ पर थोड़ा इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है, यहाँ पर इन्वर्स रिलेशन है। सो रेजिस्टेंस डिक्रीजेस with the increase in the area of cross section of the conductor। कंडक्टर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बढ़ने के कारण रेजिस्टेंस घट जाता है, एज आई हैव सेड, आपको मैंने दिखा भी दिया है क्यों होता है, ठीक है। अब इसमें क्यों कि देखो एक बढ़ रहा है, एक के बढ़ने से दूसरा घट रहा है, और एक के घटने से दूसरा बढ़ रहा है, और एक के अगर ये बढ़ जाता है, अगर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस व्हेन रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विद द डिक्रीज इन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मैंने आपको दिखाया था। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ता है तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है। लेकिन वही रेजिस्टेंस अगर बढ़ जाता है किसी कारण, सॉरी, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो जाता है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये वाला रिलेशन मिला। अब इसको तुम इक्वेशन 1 मान लो, इसको तुम इक्वेशन 2 मानो, ठीक है। इसको हम बाद में यूज़ करेंगे, देखो कैसे। अब मैं थर्ड फैक्टर की बात कर रहा हूँ, थर्ड फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। थर्ड फैक्टर इज नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ द material of the conductor।
कंडक्टर का जो मटेरियल है उसका नेचर कैसा है उस पर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ठीक है, उस पर भी डिपेंड करता है। अगर सपोज़ तुम्हारा कंडक्टर का जो मटेरियल है सपोज़ वो ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफ़र करता है, ठीक है, अगर वो ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफ़र करता है तो कंडक्टर भी क्या होगा, कंडक्टर ज़्यादा रोकेगा किसको, करंट के फ्लो को, है ना, चार्ज के फ्लो को, मतलब करंट को। और अगर मटेरियल ऐसा है कि वो कम रेजिस्टेंस ऑफ़र करता है, ठीक है, मतलब गुड कंडक्टर है, तो वो करंट के मतलब क्या बोलते हैं इसको, चार्ज के फ्लो को, मतलब करंट को ज़्यादा नहीं रोकेगा, कम रोकेगा, तो ज़्यादा अच्छे से करंट फ्लो करेगा। तो डिपेंड करता है मटेरियल के कंडक्टर के मटेरियल के नेचर के ऊपर, ठीक है। तो इसके ऊपर कोई रिलेशन नहीं बना, ठीक है, इसके ऊपर कोई रिलेशन अभी तक नहीं बना और बनेगा भी नहीं, बिकॉज इसके ऊपर कोई ऐसा रिलेशन बनता भी नहीं ऐसे, ठीक है। तो ये एक थर्ड है। और फोर्थ क्या है, फोर्थ है टेम्परेचर के ऊपर, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर का टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। अब इस पे ये कैसे डिपेंड करता है, ठीक है, अब इस पे ये कैसे डिपेंड करता है, तो इस पे ये डिपेंड करता है ऐसे, देखो इसको लिखो ऐसे, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, तो इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस जो है कंडक्टर का वो टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने पर इंक्रीज़ होता है, लेकिन यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं बनता टेम्परेचर और रेजिस्टेंस के साथ, ठीक है। क्यों नहीं बनता, बिकॉज प्रोपोर्शनलिटी बनने के लिए कंडीशन होते हैं बहुत सारे, जो ये टेम्परेचर वाला जो पार्ट है वो फुलफ़िल नहीं कर पाता, इसीलिए इसको नहीं माना जाता, मतलब इसमें कोई रिलेशन नहीं बनता प्रोपोर्शनलिटी वाला, ठीक है। तो इसके बारे में और मैं डीपली नहीं जाऊँगा। तो यहाँ पर एक और बात आपको लिखना है, यू हैव टू राइट इट देयर, कि रेजिस्टेंस is directly proportional, resistance is directly proportional to its length मतलब L, ठीक है। ये वाला वर्ड, ये वाला सेंटेंस लिख देना, ओके। ये वाला सेंटेंस लिखने के बाद फिर तुमको ये वाला रिलेशन लिखना है, ठीक है। तो मैं भूल गया था ये लिखना, तो तुम लिख लेना, ठीक है। और यहाँ पर लिखना है कि रेजिस्टेंस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, ए। और मैंने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिखा नहीं, ए डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है, तुम समझ जाना। इस सेंटेंस को लिखने के बाद तुमको ये वाला दिखाना है, ठीक है, सिम्बॉलिकली। अब देखो क्या होता है, अब हम देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंबाइन करने वाले हैं, जैसे हम ग्रेविटेशन में करते थे। ग्रेविटेशन में क्या किया था हमने कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो जब हम दोनों को कंबाइन करते थे, कंबाइन किया हम दोनों ने, हमने इन दोनों को, तो ये बन गया ऐसा, ठीक है ना। अच्छा, m कैपिटल स्मॉल m बाई डी स्क्वायर, ठीक है। तो वैसे ही हम यहाँ पर भी इसको कंबाइन करने वाले हैं। तो लिखो कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को हम कंबाइन करेंगे तो हमें मिलेगा ऐसा, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ कंडक्टर, लाइक दैट, ओके, ऐसा मिलेगा आपको, ठीक है। अब देखो प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम अभी इक्वल्स टू साइन में कन्वर्ट करने वाले हैं, प्रोपोर्शनलिटी साइन को इक्वल्स टू साइन में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो हमें एक कांस्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर, और वो कांस्टेंट है रेजिस्टिविटी, और जिसको हम रो कहते हैं। ये ऐसे सांप की तरह होता है ऐसे देखा, और बाकी का सब कुछ सेम है, L/A। ये इंटू में होता है, ठीक है, इंटू में है, तो मैं और इंटू नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। अब ये जो चीज़ है सपेरा सांप जैसा है ना,
तो यहाँ पर से हमें एक और बात देखो, यहाँ पर से हमें एक और फार्मूला मिलता है रेजिस्टेंस का, जो वो रेजिस्टेंस का असली फार्मूला है। दिस इज़ द रियल फार्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। अपने डेफिनेशन, अपने फैक्टर्स के मिल मिलाव से बनकर ये फार्मूला बनता है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर लिखो वेयर, अब ये तो आपको बताना पड़ेगा रो वो क्या है ये, है ना। वेयर, इससे सपेरे को हम कहते हैं रो, RH इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और यहाँ पर ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की तरह काम कर रहा है। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और इसको क्या कहा जाता है, रेजिस्टिविटी कहा जाता है, नोन एज रेजिस्टिविटी। इसको कहा जाता है रेजिस्टिविटी। अरे भाई क्या ये रेजिस्टेंस, अभी रेजिस्टिविटी ये क्या है। अच्छा देखो, इसका और एक नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसका एक और नाम है, याद रखना, आ सकते हैं MCQ में। ऑफ द कंडक्टर, किसका, कंडक्टर का होगा ना, इंसुलेटर का थोड़ी होगा, सेमीकंडक्टर का थोड़ी होगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हमें रेजिस्टेंस का एक फार्मूला मिला, R इक्वल्स टू रो L बाई ए, ओके। अब रेजिस्टिविटी या फिर रेजिस्टेंस किसे कहा जाता है, तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कुछ ऐसे, देखो रेजिस्टिविटी या फिर रेजिस्टेंस को हम कुछ ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, देखो। तो हम अभी करने वाले हैं इसको डिफाइन, थोड़ा सा वेट करो, इसको मैं हेडिंग देता हूँ, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब देखो क्या होता है, तो रेजिस्टिविटी के डेफिनेशन को डिराइव करने के लिए हम कुछ ऐसा करते हैं कि अगर वी नो, हमें ये पता है कि रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो रो L बाई ए के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से हम रेजिस्टिविटी को निकाल सकते हैं, देखो कैसे। तो रेजिस्टेंस को इधर लाओ, अच्छा रुको 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 थोड़ा सा वेट, एक काम करो, इस A को इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होकर आ जाएगा और L नीचे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होकर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा RA मतलब रेजिस्टेंस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बाय लेंथ ऑफ द कंडक्टर इक्वल्स टू रो, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। अरे तो रो इक्वल्स टू रेजिस्टेंस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बाय लेंथ, ओके। अब यहाँ से हम रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन निकालते हैं कैसे, देखो इफ़, देखो अगर मान लेते हैं कंडक्टर का लेंथ 1 यूनिट है और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो भी 1 स्क्वायर यूनिट है, ठीक है, वो भी 1 स्क्वायर यूनिट है, यूनिट स्क्वायर, ठीक है। और अपना जो वैल्यू मिलेगा, अपना जो वैल्यू मिलेगा वो क्या होगा, देखो। तो अगर देखो अभी यहाँ पर A क्या हो गया, 1 हो गया, L 1 हो गया, तो क्या मिला, रो इक्वल्स टू रेजिस्टेंस। तो देखो देन रो इक्वल्स टू R इंटू 1 बाय L भी 1 है, तो फ्रॉम हियर वी गेट रो इक्वल्स टू R, ठीक है, रो इक्वल्स टू R। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है रेजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल का, अगर हमें पूछे कि किसी भी मटेरियल का रेजिस्टिविटी क्या है, तो देखो ये कोई फार्मूला नहीं है, ठीक है, ये कोई फार्मूला नहीं है, याद रखना ये कोई फार्मूला नहीं है, फार्मूला अपना यही है, फार्मूला अपना ये है, दिस इज़ द फार्मूला, ये कोई फार्मूला नहीं है, ओके, दिस इज़ नॉट ए फार्मूला, याद रखना, इसका यूज़ मत करना, दिस इज़ नॉट ए फार्मूला। देखो तो किसी भी मटेरियल का जो रेजिस्टिविटी है वो एक्चुअली उसी मटेरियल से बना हुआ वायर का रेजिस्टेंस होगा, जिस वायर का लेंथ जो होगा यूनिट लेंथ होगा, मतलब 1 के बराबर लेंथ, 1 यूनिट के बराबर,
और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा वो 1 यूनिट स्क्वायर के बराबर होगा। तो देखो इसको कैसे डिराइव करता हूँ, देखो डेफिनेशन। रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल। अभी रेजिस्टिविटी एक्चुअली मटेरियल का होता है, कंडक्टर का नहीं, ठीक है। कंडक्टर का तो क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टिविटी कंडक्टर का नहीं होता है, मटेरियल का होता है। और जिस मटेरियल से हमने एक वायर को बनाया है, उस वायर में जो रेजिस्टेंस होगा, जो रेजिस्टेंस ऑफर होगा किसके ऊपर, करंट के ऊपर। अब ये रेजिस्टेंस जो फ्लो मतलब ऑफर होने वाला है, अब उसके लिए कंडीशन है कि उस कंडक्टर का, जिस मटेरियल की मदद से हमने उस कंडक्टर को बनाया है, मतलब जैसे कि वायर, उस वायर का लेंथ होना चाहिए यूनिट लेंथ, और उसका एरिया क्रॉस सेक्शन होना चाहिए यूनिट, ठीक है। तो इसको थोड़ा डेफिनेशन की मदद से समझते हैं। रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल, resistivity of a material is the resistance of a wire made of that material, of unit length and unit area of cross section। तो डेफिनेशन क्या है, देखो, रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर मेड ऑफ दैट मटेरियल ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो रेजिस्टिविटी एक्चुअली कुछ भी नहीं, बस रेजिस्टिविटी जो है, सपोज इस मटेरियल के जगह पर मैं लेता हूँ सपोज कॉपर, ठीक है। जो कॉपर का रेजिस्टिविटी है वो किसके बराबर होगा, वो एक्चुअली उसी कॉपर से बना हुआ एक तार का होगा, वायर का होगा। अब उस वायर का जो लेंथ होगा वो होगा 1 यूनिट, और जो एरिया होगा वो होगा 1 यूनिट स्क्वायर। अब समझे, ठीक है। मतलब रेजिस्टिविटी और कुछ नहीं बल्कि उसी रेजिस्टिविटी जो है एक मटेरियल का, जैसे कि कॉपर मान लेते हैं, तो वो एक्चुअली उसी कॉपर जो मटेरियल है उससे बना हुआ, कॉपर मेटल से बना हुआ जो तार है, वायर है, जिसका लेंथ 1 यूनिट है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 यूनिट स्क्वायर है, उसका रेजिस्टेंस के बराबर है, ठीक है। उस तार के जितना रेजिस्टेंस वो ऑफर करता है उसके बराबर होगा अपना रेजिस्टिविटी, ठीक है भाई। तो सिंपल है, फिर से बताता हूँ, देखो फिर से रिकैप करता हूँ। रेजिस्टिविटी जो है किसी भी मटेरियल का, सपोज लिया अभी सिल्वर, तो सिल्वर एक मटेरियल है, इसका जो रेजिस्टिविटी होगा वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा सिल्वर मेटल से बना हुआ एक तार का, ठीक है। तार के क्या, रेजिस्टेंस के बराबर, आर के बराबर। अभी इस तार का क्या होना चाहिए, उस तार का लेंथ होना चाहिए यूनिट, 1 यूनिट होना चाहिए, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होना चाहिए 1 यूनिट स्क्वायर। क्लियर है, सिंपल है, ठीक है। तो ये है रेजिस्टिविटी। अब इसके बीच में एक डिफरेंस भी आ जाता है कि भाई रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस के बारे में हमें कुछ क्लियर कंसेप्ट नहीं है, मतलब उतना ज़्यादा क्लियर नहीं है ना। तो उसके लिए हम क्या करें, उसके लिए डिफरेंस हमें बता दो, तो हमें थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि रेजिस्टिविटी क्या है और रेजिस्टेंस क्या है। तो देखो, पहले हम इसका एसआई यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, जिसको बोला जाता है ओम मीटर। सिंबॉलिकली बोले तो ओम, फिर हाइपन देकर मीटर, ठीक है, ओम मीटर।
अब ये हुआ कैसे, ओम मीटर आया कहाँ से, इसके लिए हमें एक डेरिवेशन आपको मैं दिखाना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा। अच्छा रुको, अब रेजिस्टिविटी को रो से डिनोट किया जाता है, ठीक है, सिंबल है इसका रो। ऐसा यूनिट की बात नहीं कर रहा मैं, कर रहा हूँ इसके सिंबल के बारे में। तो सिंबल देख लेते हैं, सिंबल ऑफ रेजिस्टिविटी। सिंबल ऑफ रेजिस्टिविटी है अपना ऐसा, और इसका मतलब होता है रो, ठीक है। तो सिंबल एक चीज़ है और ऐसा यूनिट एक चीज़ है, दोनों को मिक्स मत करना। ओके, अब आते हैं यहाँ पर, इस मुद्दे पर आते हैं। अब ये मुद्दा है भाई अपना, जो ऐसा यूनिट है वो ओम मीटर कैसा है, इसके बाद हम डिफरेंस देखेंगे। ओके, तो ओम मीटर आया कैसे, तो देखो, वी नो दैट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, रो एल बाई ए, ठीक है, रो एल बाई ए, रो एल बाई ए। अब यहाँ से रेजिस्टिविटी निकाल लो, ये होगा रेजिस्टेंस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बाई एल, जो हमने पहले भी यहाँ पर निकाल लिया था, है ना, ये वाला, दिस वन। ये भी एज ए फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, दिस वन ऑल्सो, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या है, तुम बोलोगे भाई ओम, वेरी नाइस। एरिया का क्या है ऐसा यूनिट, तुम बोलोगे इनटू मीटर स्क्वायर, ठीक है, बिकॉज रेजिस्टेंस और एरिया इनटू में है तो मैंने इनटू दिया, डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर, है ना। अब लेंथ का ऐसा यूनिट क्या है, तुम बोलोगे भाई मीटर है, और क्या, तो इससे इसे कैंसिल करो तो क्या रहेगा, ओम इंटू मीटर, मतलब ओम मीटर बन गया ना रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट पेक्यूलर्स तरीके का डेरिवेशन है ऐसा यूनिट का। तो रेजिस्टिविटी का जो ऐसा यूनिट है वो बन जाता है अपना ओम मीटर, तो इसको ऐसे डिनोट किया गया था, ठीक है, इसको ऐसे डिनोट किया गया था कि भाई अच्छा तो ओम मीटर ऐसे आया, ठीक है। सिंपल सा डेरिवेशन है, एकदम सिंपल सा, बस यहाँ पर कुछ आपको सबके ऐसा यूनिट लिखने हैं, लिखने के बाद थोड़ा कैंसिल होगा और हो गया अपना ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी हो चुका है, और क्या क्या हो चुका है देख लेते हैं। तो फैक्टर्स हो चुके हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट कर रहे थे, वहाँ से हमें रेजिस्टेंस का फार्मूला मिला। रेजिस्टेंस का फार्मूला मिलने के बाद हमने एक जब हम सबको कॉम्बाइन किया दोनों फैक्टर्स को, तब हमें एक रिलेशन मिला, उसको हमने प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन को इक्वल्स टू में चेंज किया, तो हमें एक कांस्टेंट यूज़ किया, उस कांस्टेंट का नाम है रेजिस्टिविटी, मतलब रो। उसका डेफिनेशन देखा, और देखने के बाद उसका यूनिट देखा, उसका यूनिट का डेरिवेशन देख लिया। अब हम देखने वाले हैं इनका डिफरेंस, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बीच में क्या डिफरेंस होता है, आइए देखा जाए, आइए देखा जाए। ओके, तो मैं थोड़ा इसको यहाँ लिखता हूँ। हाँ ठीक है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, तो दोनों का तुम पहले डिफिनेशन लिख लेना। फर्स्ट इज डेफिनेशन, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस हमेशा याद रखना डेफिनेशन होता है, ठीक है, बाकी कुछ नहीं। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज अ डेफिनेशन, एंड सेकंड इज देखो एक इम्पॉर्टेंट बात, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो नंबर 2 है, रेजिस्टेंस किस किस चीज़ों पर डिपेंड करता है। तुम इसको रेजिस्टेंस के फॉर्मूला देखकर ही समझ सकते हो कि रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। रेजिस्टिविटी खुद है, लेंथ है और एरिया है। मतलब अगर लेंथ में चेंज हुआ तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस में चेंज होगा ही होगा, एरिया में भी थोड़ा चेंज हुआ तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस में चेंज होगा, और अगर रेजिस्टिविटी में चेंज हो गया तब तो रेजिस्टेंस में चेंज होगा ही होगा। तो रेजिस्टेंस किस किस चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ, एरिया, टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी, और साथ ही साथ मटेरियल भी, ठीक है।
So resistance of a conductor depends on its length and area of cross section. ठीक है, तो और भी बाकी सारे रीज़न है और भी बाकी सारे फैक्टर्स हैं जो मैं यहाँ पर नहीं लिखूँगा, बिकॉज देखो अभी देखो रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर does not depend on its length and area of क्रॉस सेक्शन. एक कंडक्टर का जो रेजिस्टिविटी है वो उसके लेंथ या फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करता. तो ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है उसके, बोल दूं क्या, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर और मटेरियल के नेचर पर. ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल एंड टेम्परेचर. तो बहुत बार एक क्वेश्चन आ जाता है कि भाई अगर हम एक तार को 2 पीसेस में कट करेंगे, मतलब क्या, उसके लेंथ को आधा कर देते हैं, तो रेजिस्टिविटी में कितना चेंज आता है. तो बहुत लोग गलती से क्या कर देते हैं, रेजिस्टिविटी को हाफ लिख देते हैं. ठीक है, रेजिस्टिविटी को हाफ लिख देते हैं, लेकिन ये गलत है. रेजिस्टिविटी लेंथ पर डिपेंड करता ही नहीं. तुम एक तार को काट दो, पूरा इन्फिनिटी तक काट दो, लेकिन उसका रेजिस्टिविटी सेम रहेगा. रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है, लेंथ के काटने से, लेकिन रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगा. रेजिस्टिविटी मटेरियल पर डिपेंड करेगा और टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा कि अगर टेम्परेचर में थोड़ा अप डाउन हुआ तो मैं चेंज होऊंगा, अगर मटेरियल को बदल दिया गया तो मैं चेंज होऊंगा. लेकिन अगर लेंथ काट दिया, अगर लेंथ को बढ़ाया घटाया, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाया घटाया, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता. मैं फ़र्क तब करूँगा, मुझ पे फ़र्क तब दिखेगा जब मेरा मटेरियल और टेम्परेचर में चेंज मुझे मिलेगा. ओके, तो ये है भाई रेजिस्टिविटी. तो याद रखना ये क्वेश्चन कि रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगा अगर लेंथ को हम डबल करें, ट्रिपल करें, हाफ करें, हाफ करें, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, रेजिस्टिविटी को फ़र्क नहीं पड़ता. ओके, अच्छा, तो ये हो गया इनका पॉइंट ऑफ डिफरेंस. ये है मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस. ठीक है, अगर आपके पास और भी डिफरेंसेस हैं तो लिख सकते हो. मेन तो यही दोनों है भाई. ठीक है, मेन तो ये दोनों है. नाउ एक आपको मैं एक्स्ट्रा बातें बता के रखता हूँ. जो अपना सिल्वर होता है, सिल्वर मेटल, सिल्वर का सबसे लोवेस्ट रेजिस्टिविटी होता है, सबसे लोवेस्ट. सिल्वर हैज़ द लोवेस्ट रेजिस्टिविटी. तो देखो, अगर रेजिस्टिविटी कम हो जाता है तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा, रुकावट बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस खुद रेजिस्टिविटी पर डिपेंड करता है. तो अगर रेजिस्टिविटी में थोड़ा चेंज आ जाता है तो रेजिस्टेंस तो चेंज होगा ही होगा. तो इसी कारण से सिल्वर का सबसे लोवेस्ट रेजिस्टिविटी है और इसी कारण से सिल्वर सबसे बेस्ट कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का. सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. आई गेस सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी लिखना बेटर होगा. ओके, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी लिखना बेटर होगा, बिकॉज हम यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, हीट वीट नहीं पढ़ेंगे. तो सिल्वर सबसे बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन इसके तारे नहीं बनते ज़्यादा, बिकॉज भाई बहुत कॉस्टली है और प्रीशियस भी है मेटल. तो इसीलिए फालतू जगहों पर इसको यूज़ नहीं करते, सिर्फ ज्वेलरी में यूज़ किया जाता है कभी कभी, है ना. अच्छा, अभी ये तो हो चुका है. अब क्या करें, अब तो न्यूमेरिकल करना पड़ेगा, क्योंकि भाई बहुत सारे फॉर्मूले हो चुके हैं. तो अभी न्यूमेरिकल्स हम स्टार्ट करते हैं. तो उससे पहले कि मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट करूं, मैं थोड़ा सा आपको मैं रिकैप करवा देता हूं कि कौन कौन से फॉर्मूले आपने अभी तक सीखे हैं, है ना. तो मतलब इस न्यूमेरिकल करने में आपको यूज़
होंगे। तो सबसे पहला है अपना ओम्स लॉ का फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूलास नहीं होता, सॉरी, फॉर्मूला ही होता है। फॉर्मूला पहला, अपना सबसे पहला वाला फार्मूला दे दूं क्या? सबसे पहला वाला फार्मूला था अपना Q इक्वल्स टू एनी, क्वांटाइजेशन वाला फार्मूला। फिर अपना चार्ज वाला फार्मूला है ना, चार्ज इक्वल्स टू, रुको चार्ज नहीं, सॉरी, करंट इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है। फिर इन दोनों का कंबाइन, करंट इक्वल्स टू एनी बाई टाइम। इसके बाद हमने सीखा वोल्टेज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, सॉरी वर्क अपॉन चार्ज, सॉरी, ठीक है। वोल्टेज इतना होता है, वर्क अपॉन चार्ज। इसके बाद हमने सीखा क्या? हमने सीखा भाई, क्या सीखा? बताओ। हमने सीखा ओम्स लॉ कि वोल्टेज इक्वल्स टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। और अभी हमने सीखा रेजिस्टेंस का एक और फार्मूला है, रो एल बाई ए, ठीक है, रो एल बाई ए। और इतने फार्मूले ही हमें अभी तक चाहिए इस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो मेनली हमें ये और ये चाहिए इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए अभी के लिए, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया है बिकॉज फिर से रिकैप हो जाएगा आपका, ओके। क्या पता ज़रूरत पड़ सकती है ये सब। तो क्वेश्चन नंबर 1 से सिंपल से स्टार्ट करते हैं। आज हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस को तुम कैलकुलेट करो अगर जो करंट फ्लो कर रहा है उस कंडक्टर से, इफ़ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट is 0.2 ampere when the applied voltage is, वोल्टेज अभी पोटेंशियल डिफरेंस भी लिखा हो सकता है क्वेश्चन में, एक ही मतलब है, वोल्टेज इज़ 0.8 वोल्ट। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला का यूज़ करो और अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, बहुत ईजी है। आई होप तुम लोग कर लोगे और करना भी चाहिए बिकॉज ईजी है सब कुछ। आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर तो आप कर सकते हो। तो मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। तो आई होप आपने कर लिया होगा। तो देखो, रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोला है तो अपने पास क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन लिखना बहुत ज़रूरी है। गिवन क्या गिवन है? एम्पियर मतलब करंट गिवन है और मुझे कुछ दिखता नहीं और मैं स्टेटमेंट को देखता ही नहीं हूँ। मैं बस देखता हूँ यूनिट क्या क्या गिवन है और वोल्ट गिवन मतलब क्या, वोल्टेज गिवन है। तो वोल्टेज इक्वल्स टू 0.8 वोल्ट्स, ठीक है। तो बोलेगा भाई वी यहाँ पर भी, वी पर नहीं, ये वी अपना वोल्टेज है और ये वी अपना वोल्ट का जो सिंबल है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना। यूजिंग कौन सा वाला फार्मूला यूज़ करूँ? ऑब्वियसली ओम्स लॉ, क्योंकि ओम्स लॉ में ही ये वैलिड होगा। तो वी बाई आई कर लेता हूँ जिससे कि मुझे आर मिल जाए। तो 0.8 बाई 0.2, सो रेजिस्टेंस इक्वल्स टू 4 और रेजिस्टेंस का यूनिट है एम्पियर, सॉरी ओम, इतना ओम। तो 4 ओम होगा इसका आंसर। सिंपल यार, ये भी बच्चों जैसे क्वेश्चन है ना। तो अब थोड़ा सा तुमको थोड़ा सा अच्छा खासा दिखाता हूँ, अच्छा खासा क्वेश्चन करवाता हूँ तुमको। आई नो, आई एम गारंटीड कि यहाँ पर तुम लोग बहुत गलती करोगे। आई गारंटी तुम लोग यहाँ पर
गलती करोगे ही करोगे। क्या गलती करोगे बता दूंगा बाद में। एन इलेक्ट्रिक रूम हीटर, एन इलेक्ट्रिक रूम हीटर draws a current, draws a current of draws a current of 2.4 ampere, 2.4 ampere from the 120 volt supply line, or what current will this room heater draw when connected to 240 volt supply line। अब यहाँ पर बहुत लोग क्या करेंगे, अरे ये तो बच्चा क्वेश्चन है, बोला है कि 120 वोल्ट्स पर इतना करंट, तो इतने वोल्ट्स पे कितना करंट, ये तो हम यूनिटरी मेथड से कर देंगे। बोलेंगे भाई 120 वोल्ट्स पर 2.4 एम्पियर, तो 1 वोल्ट पर कितना होगा 2.4 बाय 120 एम्पियर, तो 240 वोल्ट्स पर कितना होगा 2.4 बाय 120 इंटू 240 कर दिया, 20 आ गया, 2 आ गया, तो 4.8 एम्पियर। उनका आंसर करेक्ट हो भी जाता है, ठीक है, उनका आंसर करेक्ट हो भी जाता है, लेकिन प्रोसीड्योर गलत है। भाई साहब ये फिज़िक्स है, यूनिटरी मेथड नहीं। अगर ऐसा ही होता तो ये क्वेश्चन तुमको देता ही क्यों, इतना इजी होता तो, ठीक है। तुमको यहाँ पर क्या करना है, तुमको यहाँ पर कुछ और करना है जिससे कि तुम्हारा मार्क्स बचे और तुम ज़्यादा अपना मतलब मैथमेटिक्स का ज्ञान यहाँ पर ना पेलो, ओके। बिकॉज देखो मैथमेटिक्स और फिज़िक्स रिलेटेड है, आई नो दैट, बट मैथमेटिक्स को मैथमेटिकली करना चाहिए और फिज़िक्स को फिज़िकली करना चाहिए, ठीक है। नॉट फिज़िकली मीन्स यहाँ पर मैं और कोई मुझे वर्ड मिला नहीं कि फिज़िक्सकली तो नहीं बोल सकता ना, इसमें इसलिए मैंने फिज़िकली बोल दिया, ठीक है। मैथमेटिकली बोल सकता हूँ लेकिन फिज़िक्स को मैं क्या बोलूँ, इसलिए मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ होकर फिज़िकली बोल दिया, ठीक है। डोंट मीन कि फिज़िकली मतलब शारीरिक तरीके से, ओके। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तुमको क्या करना है, देखो तुम्हारे पास करंट है, तुम्हारे पास वोल्टेज है, रेजिस्टेंस निकालो, फिर तुम्हारे पास रेजिस्टेंस मिल गया, तुम्हारे पास फिर से वोल्टेज है, फिर करंट निकाल लो, आंसर आ गया, व्हाट करंट विल बी द रूम, ठीक है। क्योंकि अब बोलोगे भाई रेजिस्टेंस क्यों निकालना है, सीधा यूनिटरी मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते क्या, इतना बड़ा क्यों करना है क्वेश्चन को। अरे भाई साहब ये यूनिटरी मेथड नहीं है, यूनिटरी मेथड नहीं है ये। तुम्हारा आंसर करेक्ट हो सकता है, एमसीक्यू में तुमको मार्क्स मिल जाएगा, एमसीक्यू में तो तुम्हारा चेक होगा भी नहीं प्रोसीजर कैसे किया तुमने। लेकिन अगर बोर्ड्स एग्जाम में अगर दे दिया है क्वेश्चन और यूनिटरी मेथड से करके आ गए और बोला कि अरे भाई हो गया, ये तो 1 सेकंड का आंसर था, तुम लोगों को कैसे नहीं आया, फिर जब तुम्हें दोस्त ने बोला कि भाई तुमको तो ऐसा करना पड़ेगा, तब तो तुम्हारा हालत टाइट हो जाएगा, है ना। इसीलिए बोल रहा हूँ कि भाई सतर्क रहे, सुरक्षित रहे और पहले से प्रोसीजर को अच्छे से करें, ठीक है। तो गिवन में लिखो भाई, गिवन लिखो। क्यों, अब देखो रेजिस्टेंस को निकालने का एक और रीज़न है, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक रूम हीटर को बदला नहीं गया है, तो रूम हीटर के अंदर भी क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा ही होगा, बिकॉज मैंने आपको बोला था रेजिस्टेंस हर किसी अप्लायंस के अंदर होता ही होता है, थोड़ा बहुत होता ही होता है। तो अभी देखो इलेक्ट्रिक अप्लायंस जो रूम हीटर है अपना, उसके अंदर तो जो रेजिस्टेंस होगा वो तो सेम रहेगा। अब तुम करंट वोल्टेज चेंज करो, करंट चेंज करो, फ़र्क नहीं पड़ता, रेजिस्टेंस तो सेम रहेगा ही रहेगा, बिकॉज ये कांस्टेंट है ना। कांस्टेंट क्यों है, बिकॉज तुमने रूम हीटर को चेंज नहीं किया है ना, तुमने सेम रूम हीटर को रखा है, तो सेम रूम हीटर तो रेजिस्टेंस तो सेम रहेगा ही रहेगा, चेंज होगा कि रेजिस्टेंस नहीं होगा ना, इसलिए रेजिस्टेंस को यहाँ पर हम निकालते हैं। तो यहाँ पर पहले लिखो गिवन, पहले लिखो फर्स्ट केस, ठीक है, फर्स्ट केस लिखो फिर अच्छा होगा। फर्स्ट केस में क्या क्या गिवन है लिखो। फर्स्ट केस में गिवन है अपना वोल्टेज जो कि 120 वोल्ट्स है, और अपना करंट गिवन है जो कि है 2.4 एम्पियर। अब यूजिंग ओम्स लॉ तुम निकालो अपना रेजिस्टेंस, यूजिंग V इक्वल्स टू IR implies resistance equals to V by R,
वी बाई आई सॉरी। तो वोल्टेज कितना है 120 और अपना करंट है 2.4। तो यहाँ से अपना रेजिस्टेंस आ जाता है कितना 50 एम्पियर, सॉरी 50 ओम। क्या बार बार एम्पियर बोल रहा हूँ, पागल हो चुका हूँ। तो 50 एम्पियर हो चुका है। अब लिखो सेकंड केस में क्या गिवन है, लिखो सेकंड केस में रेजिस्टेंस ऑलरेडी सेम ही रहेगा। सेकंड केस हो थर्ड केस हो, रेजिस्टेंस तो सेम ही रहेगा बिकॉज रूम हीटर तो चेंज नहीं हुआ। तो रूम हीटर का अगर चेंज कुछ हुआ नहीं है तो रेजिस्टेंस तो सेम रहेगा ना। अब देखो यहाँ पर क्या गिवन है, वोल्टेज गिवन है कितना 240 वोल्ट्स। तो वोल्टेज गिवन है 240 वोल्ट्स, ठीक है। तो अभी करंट निकाल लो यूजिंग ओम्स लॉ फिर से, क्योंकि हमको करंट निकालने के लिए बोला है, समझे। तो यूजिंग वोल्टेज इक्वल्स टू आई आर, यहाँ से करंट हो जाएगा वी बाई आर। यहाँ से वोल्टेज है 240 और रेजिस्टेंस है 50, 0 कैंसिल और इसको कैंसिल करेंगे तो 4.8। तो यहाँ से करंट आ जाता है अपना 4.8 एम्पियर और यही आपको निकालना है, ठीक है बेटे, समझे। प्रोसीड्योर में अगर चेक होता है तो आपका मार्क्स कट हो जाएगा। यूनिटरी मेथड से नहीं करना है इसको, आपको इसको ऐसे मेथड से करना है, ठीक है। अब क्या है देखते हैं, कुछ अच्छा खासा क्वेश्चन है क्या। तो एक और क्वेश्चन करते हैं जो थोड़ा सा इजी है, लेकिन ये थोड़ा यूनिट का खेल है, तो मैं इसको फिर भी आपको बता देता हूँ। कितना क्वेश्चन है भाई ये, क्वेश्चन नंबर 1 सॉरी क्यों क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है यहाँ, 2 होगा ये, मैं गलती से 3 क्यों लिख दिया, पागल। क्वेश्चन नंबर 3, ए करंट ऑफ 200 milliamperes flows through a 4 kilo ohm resistor. A 4 kilo ohm resistor. What is the potential difference? What is the potential difference across the resistor? अब घबराना मत कि रेजिस्टर क्यों लिखा है, रेजिस्टेंस क्यों नहीं है। मैंने बोला ना, सेंटेंस को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है यार। अगर तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर है तो तुम यूनिट देख के समझ जाओगे कि तुमको निकालना क्या है, ठीक है। तो सिंपली गिवन लिखो, गिवन लिखने के बाद ही सब कुछ पता चल जाता है। देखो करंट गिवन है 200 मिली एम्पियर। अब मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करना है, ये बहुत लोग भूल जाते हैं और गलती कर बैठते हैं, इसलिए मैंने इसको क्वेश्चन को लाया आपके सामने। देखिए कैसे करना है। हमें पता है कि मीटर होता है, फिर डेसीमीटर होता है, फिर सेंटीमीटर, फिर मिलीमीटर। अब मिलीमीटर हमारे पास ये मिलीमीटर है सपोज, ठीक है, मिली एम्पियर नहीं मिलीमीटर है। तो मिलीमीटर से मीटर में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता था, हमें डिवाइड बाय 1000 करना पड़ता था, ठीक है, क्योंकि छोटा से बड़ा जाने के लिए डिवाइड करना पड़ता था और बड़ा से छोटा आने के लिए इंटू करना पड़ता था। तो यहाँ पर मिली एम्पियर है तो इसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे, जस्ट लाइक हम मिलीमीटर को मीटर में जब कन्वर्ट करते थे तो 1000 से डिवाइड करते हैं। 1000 से डिवाइड करने के बाद हमारा आ जाता है 0.2 एम्पियर। और रेजिस्टर ने कितना रेजिस्टेंस ऑफर किया है, 4 किलो ओम। इतना रेजिस्टेंस एक रेजिस्टर क्या करते हैं, ऑफर कर किया यहाँ पर, ठीक है, बिकॉज हमको मैंने बोला था भाई रेजिस्टर क्या करता है, रेजिस्टेंस ऑफर करता है।
रजिस्टर रेजिस्टेंस ऑफर करता है और इस रजिस्टर ने 4 किलो ओम रेजिस्टेंस ऑफर करता है, ये किया है या फिर करता भी है, कुछ भी कह सकते हो। तो 4 किलो ओम, हम किलोमीटर समझते हैं, किलो लीटर समझते हैं, किलोग्राम समझते हैं। तो किलोमीटर से हम मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? इंटू 1000। सिंपल ही तो है, यहाँ से इंटू 1000 कर दो, 4 इंटू 1000 तो बन जाएगा अपना ओम। तो 4000 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है। अब और क्या ही बोलूँ, ओम्स लॉ लगा दो, V इक्वल्स टू IR। आई कितना है 0.2 और रेजिस्टेंस 4000 और वोल्टेज मतलब क्या, वोल्ट्स, तो 800 वोल्ट्स होगा आंसर। तो पोटेंशियल डिफरेंस या फिर कह सकते हो वोल्टेज कितना होगा, 800 वोल्ट्स। सिंपल है, सिर्फ यूनिट्स को आपको ध्यान से देखना है, ये तो गलती हो जाएगा। ओके ओके ओके, तो आज के लिए एक लास्ट क्वेश्चन करता हूँ बिकॉज बहुत लेंदी वीडियो हो चुका है। तो उसी को नज़र देते हुए हम इस क्वेश्चन को जल्दी से करेंगे, ठीक है। देखो, फाइंड द रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोला। ऑफ ए नाइक्रोम वायर of length 1 meter and area of cross section 2 millimeter square. The resistivity of nichrome is 100 into 10 to the power minus 6 ओम मीटर। तो इस बार हमें कुछ नया फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। गिवन है लेंथ, गिवन है 1 मीटर, तो ऐसा यूनिट चेक करना है, ऐसा यूनिट ठीक ठाक है या नहीं। तो लेंथ का 1 मीटर ठीक है, एरिया का स्क्वायर है, तो इसको मीटर स्क्वायर में लाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मीटर स्क्वायर में लाने के लिए डिवाइडेड बाय 1000, लेकिन मीटर स्क्वायर है लेकिन 2 बार करना पड़ेगा इसका मतलब। तो 1000 इंटू 1000 इतना मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर मीटर होता तो एक बार डिवाइड करते 1000 से, मीटर स्क्वायर है तो 2 बार करना पड़ा। अब देखो टेक्निक क्या है, 2 बाय कितना ज़ीरो से भाई, 6 ज़ीरो है, इतना मीटर स्क्वायर। अब इसको क्या करना है तुमको ऐसे ही लिखना है जिससे कि थोड़ा इजी हो जाए। देखो कैसे लिखना है, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 2 3 4 5 6 माइनस 6 मीटर स्क्वायर। ऐसे लिखने से आसानी होता है करने में, याद रखना है, ऐसे करने से आसानी होता है। तो एरिया गिवन है, लेंथ गिवन है, रो भी गिवन होना चाहिए फिर। हाँ, रो गिवन है कितना, 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 ओम मीटर, ठीक है, ओम मीटर। तो अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अपना फॉर्मूला, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी इंटू एल बाई ए। तो रेजिस्टिविटी है 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू लेंथ कितना है 1 मीटर, तो सिर्फ 1 दे दो। और एरिया कितना है, एरिया है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। तो 10 टू द पावर माइनस 6, 10 टू द पावर माइनस 6 कैंसिल, और ये कैंसिल, तो 50। तो रेजिस्टेंस हो गया 50 ओहम, मीटर नहीं, से ओहम, ठीक है। इतना होगा इसका आंसर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और भी क्वेश्चंस करेंगे, इसके बाद हम आ जाएंगे सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शन में, ठीक है, सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।